परसेप्शन परसेप्शन एंड इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये परसेप्शन प्रोसेस क्या होता है, हमारे जो है क्या मेंटल मॉडल्स हमारे बनते हैं, हम लोग क्या चीजें जो है ना करते हैं, मतलब पर कहाँ कहाँ से चीजें परसेप्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन गेट करते हैं, ये सब कुछ चैप्टर के पढ़ने के बाद हम लोग ये सारी चीजें जो है वो बता सकें। सबसे पहले परसेप्शन, परसेप्शन एक्चुअली है क्या? A perception, a process by which individual organize and interpret their sensory impressions in order to giving mean to their environment. Sensory impressions क्या होते हैं कि जो हमारी सेंसेस होती हैं, 5 सेंसेस जो हमारी होती हैं, उनको हम सेंसरी इंप्रेशंस भी कहते हैं, कि उनसे जो चीजें भी हम परसेप्ट कर रहे होते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन गेट कर रहे होते हैं, वो हमारे सेंसरी इंप्रेशंस कहलाते हैं। कौन कौन सी हमारी 5 सेंसेस हैं? फीलिंग, हेयरिंग, सीइंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग। ठीक है, ये सारी इन इसमें जो हम लोग जो परसेप्ट करते हैं और उससे जो मीनिंग निकालते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं कि हम क्या परसेप्ट कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट फर्स्ट इंफॉर्मेशन है क्या एक्चुअली। ठीक है, फिर द वर्ड एज इट इज परसीव्ड इज द वर्ड दैट इज बिहेवियरली इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं कि जैसा हम परसीव कर रहे हो एक्चुअल भी वही चीज हो। ठीक है, कि हमने परसीव कर लिया है किसी चीज को देख के या कुछ करके कि ये बात इस तरह थी। ठीक है, मे बी पॉसिबल कि हमारे जहन के अंदर वो सुनने से नेगेटिव इंप्रेशन आ रहा हो, बट जब हम प्रैक्टिकली उस चीज के अंदर आते हैं, हम वहाँ के लोगों का बिहेवियर देखते हैं, अपना बिहेवियर शो करते हैं वहां पर, तो हमारी परसेप्शन टाइम टू टाइम चेंज हो जाती है। ठीक है, मे बी पॉसिबल वो नेगेटिव ही रहे, मे बी पॉसिबल कि वो पॉजिटिविटी में चेंज हो जाए। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं कि हाउ वी परसेप्ट एंड हाउ इट इज एक्चुअली। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शंस। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो परसेप्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं? सिचुएशंस। ठीक है, कि किस सिचुएशन में आप हैं या वहां पर जो है माहौल की, एनवायरनमेंट की क्या सिचुएशन है। फिर परसीवर के ऊपर, कि परसीवर इस वक्त किस कंडीशन के अंदर है, वो किस तरीके से चीजों को परसीव कर रहा है, मे बी शी इज थिंकिंग पॉजिटिवली और नेगेटिवली, बोथ। ठीक है, हर चीज हो सकती है। फिर टारगेट, कि असल में टारगेट क्या है। ठीक है, हमने क्या करना है, उससे रिलेटेड जो थिंकिंग होती है या परसेप्शंस होती हैं, हमारा जो इंफॉर्मेशन जो हम गेट कर रहे होते हैं अपनी सेंसेस से या अराउंड दी वर्ल्ड। ठीक है, अराउंड दी एनवायरनमेंट, अराउंड दी ऑर्गेनाइजेशन, वो सारी चीजें। सिचुएशन, परसीवर और टारगेट, कि सिचुएशन क्या है, परसीवर का माइंड क्या है, माइंड लेवल क्या है, और हमारा टारगेट क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं हमारी परसेप्शन को। फिर आ जाती है हमारी इसके अंदर एक थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसका और थोड़ा सा ध्यान से रखना है, मतलब सुनना है। क्या चीजें इन्फ्लुएंस कर रही होती थी? परसीवर, सिचुएशन, सिचुएशन एंड टारगेट। ठीक है, टारगेट। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं एट्रीब्यूशन थ्योरी। इसके अंदर क्या होता है? असल में ये होती है द परसेप्चुअल process of deciding whether an observed behavior or event is caused largely by internal or by external factors। मतलब suggest that perceivers try to attribute the observed behavior to a type of cause। मतलब internal और external factors जो हैं वो किस तरीके से जो है ना इफेक्ट कर रहे हैं हमारे परसेप्चुअल प्रोसेस को, और उससे रिलेटेड हम क्या डिसीजन जो है ना वो ले रहे हैं। इंटरनली किस तरह होता है? बिहेवियर इज बिलीव टू बी अंडर पर्सनल कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल। इंटरनली क्या होता है कि अपना पर्सनल कंट्रोल होता है हमारी थिंकिंग पे, हमारे बिलीव्स पर या हमारे बिहेवियर पर। एक्सटर्नली क्या होता है कि द पर्सन इज फोर्स्ड इनटू द बिहेवियर टू आउटसाइड इवेंट्स और कास्ट। इंटरनली ये होता है कि हम अपने तौर पे जो है ना बिहेवियर को शो कर रहे होते हैं, बट एक्सटर्नली ये होता है कि एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं उनको वो बिहेवियर करने पर या वो सब कुछ अपना बिहेव करने पर मजबूर कर रही होती हैं। कुछ भी कॉजेज हो सकते हैं, कुछ इवेंट्स हो सकते हैं कि आपने इस तरीके से जो है ना बिहेव करना है। ये चीजें होती है एट्रीब्यूशन थ्योरी के अंदर के। इंटरनली क्या होता है कि हमारा अपना बिहेवियर, अवर सेल्फ, इट सेल्फ, माई सेल्फ। ठीक है, बट एक्सटर्नली क्या होता है कि अदर पीपल इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है ना वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है विद एक्सटर्नल फोर्सेस।
ठीक है, विद एक्सटर्नल इवेंट्स विद एक्सटर्नल कॉजेज which are happened outside the organization or in the environment. ठीक है, फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ एट्रीब्यूशन, तीन तरह के जो है इसके डिटर्मिनेंट्स हैं। सबसे पहले पहले डिस्टिंक्टिवनेस, इसके अंदर जैसा कि नाम से ही वाज़ेह हो रहा है, डिस्टिंक्ट क्वालिटी इसके अंदर आ जाती है कि इसके अंदर वो चीज आ जाती है कि हम इस तरीके से परसेप्ट करते हैं कि किसी के अंदर कोई यूनिकनेस है, मतलब कोई वो ऐसा यूनिक वर्क कर रहा है, उसके उस बेस पर जो है ना हम उसके लिए अपनी परसेप्शन कायम कर लेते हैं, अपने जहन में परसेप्शन बना लेते हैं। वेदर इन इंडिविजुअल डिस्प्ले डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन, बेशक वो डिफरेंट उसके अंदर जो है वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंटली बिहेव कर रहा हो, ठीक है, बट वो क्या होता है इसमें यूनिकनेस ऑफ द एक्ट आ जाती है कि एक यूनिक तरीके से जो है ना वो कंफर्म। फिर है कंसेंसस, कंसेंसस मींस के जो है इसके अंदर पीपल क्या होता है कि सिमिलर सिचुएशंस के अंदर सेम वे के अंदर जो है कोई भी पर्सन होता है वो एक्ट कर रहा होता है। डज एवरीवन हु फेसेस अ सिमिलर सिचुएशन रिस्पॉन्ड इन द सेम वे एज द इंडिविजुअल डिड, जैसा कि जो उस सिचुएशन के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं उसी तरीके से जो है वो सब लोग परफॉर्म करने लग जाते हैं उस सिचुएशन में। अब जिस तरह ये हम अब देख सकते हैं कि कहीं पे कुछ भी खतरा है या आग लग गई है तो हम लोग कैसा बिहेव करेंगे वहां पर, जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि हम अपनी जान बचाएंगे, हम वहां से भागेंगे। तो ये क्या हो गया कंसेंसस के, सेम सिचुएशन अगर जहां पे भी अगर हो जाएगी वहां पे हम सेम बिहेव करेंगे, ठीक है। फिर कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी के अंदर ये होता है कि एक ही तरीके का बिहेवियर जो है वो बार बार शो किया जा रहा है। डज द पर्सन रिस्पॉन्ड द सेम वे ओवर द टाइम, कि उसके बिहेवियर के अंदर मुसलसल कंसिस्टेंसी है कि जैसा वो पास्ट में बिहेव कर रहा था वैसा ही अब बिहेव कर रहा है, और मे भी पॉसिबल कि वो फ्यूचर में भी सेम वे में ही बिहेव करे, ये कंसिस्टेंसी आ जाती है, ठीक है। डिस्टिंक्टिवनेस क्या होता है कि पर्सन जो है वो सिचुएशन के हिसाब से जो है ना रिएक्ट कर रहा होता है, यूनिकनेस आ जाती है उसके अंदर। कंसेंसस के अंदर ये आ जाता है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है वो इंडिविजुअल एक्ट कर रहा होता है। फिर कंसिस्टेंसी के अंदर है कि सेम वे के अंदर ही जो है इंडिविजुअल वो इंटरेक्ट कर रहा होता है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब कंसिस्टेंसी आ जाती है तो कंसिस्टेंसी के लिए अंदर दो चीजें आती हैं, एक फ्रिक्वेंटली और एक सेल्डम, ठीक है। जब इंटरनल एट्रीब्यूशन को हम शो करा रहे होते हैं तो उसमें हमारी आ जाती है फ्रिक्वेंटली, और जब एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन को हम देख रहे होते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर जो है किस तरीके से जो है हमारी एट्रीब्यूशन थ्योरी वर्क कर रही है तो उसमें सेल्डम वर्ड आ जाता है, ठीक है। तो ये मैं आपको एक चार्ट सेंड करूंगी अभी फिलहाल, आई थिंक इसमें मैंने यस ऐड किया है, ठीक है। क्या होता है ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन और एट्रीब्यूशन ऑफ कॉज। सबसे पहले क्या होता है इंडिविजुअल बिहेवियर शो होता है, कितने हिस्सों में, तीन चीजों में, डिस्टिंक्टिवनेस, कंसेंसस, कंसिस्टेंसी। फिर इसमें ये देखा जाता है कि इंटरनली और एक्सटर्नली हाई एट्रीब्यूशन है या लो एट्रीब्यूशन, ठीक है। अब क्या होता है कि डिस्टिंक्टिवनेस के अंदर हम देख रहे हैं क्या है इसके अंदर, एक्सटर्नली जो है वो हाई रिएक्ट कर रहा है, एट्रीब्यूट कर रहा है, और इंटरनली क्या कर रहा है वो लो, ठीक है। कि मतलब वो जो फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर वो लो है, बट सेल्डम जो है ना उसके अंदर डिस्टिंक्टिवनेस वो ज्यादा है, ठीक है। फिर कंसेंसस है, कंसेंसस के अंदर एक्सटर्नल जो एट्रीब्यूशन है वो हाई है, इंटरनल एट्रीब्यूशन क्या है वो लो है। कंसिस्टेंसी के अंदर इंटरनल हाई है और एक्सटर्नल लो है। क्या मतलब कि कंसिस्टेंसी के अंदर सेम सिचुएशन वो सेम बिहेव कर रहा होता है, तो इंटरनली उसकी हाई है कि उसने अपने इंटरनल जो उसके अपने अंदर है उसने वही चीज लेके चलनी है बस, उसको कोई परवाह नहीं है कि एक्सटर्नली क्या फोर्सेस आ रही हैं, क्या एक्सटर्नली चेंज हो रहा है, वो उसके अंदर जो सेल्डम चीज है वो कम है, ठीक है, वो फ्रिक्वेंसी उसके अंदर कम है, ठीक है। अब उसने जो है ना अपने इंटरनल चीज को ही लेके चलना है कंसिस्टेंसी के अंदर कि मैंने जो करना है ना बस मैंने वही करना। फिर कंसेंसस के अंदर क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि सॉरी हमने सिमिलर सिचुएशंस पढ़ी थी कि सिमिलर सिचुएशन में लोग सिमिलर बिहेव कर रहे होते हैं,
इसमें भी यही चीज है कि एक्सटर्नली क्या होगा, हाई होगी, बट इंटरनली लो। कि एक्सटर्नल फोर्सेस एकदम से जो है ना हमारी एट्रीब्यूशन थ्योरी क्या करती है कि हमारी एक्सटर्नल चीज जो है वो हाई हो जाती है, कि हमने जो एक्सटर्नली जो हमेशा से होता आ रहा है इस सिचुएशन के अंदर, वही सब लोग जो है ना उसी तरीके से ही परफॉर्म करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि एकदम से मार्केट डाउन हो जाती है किसी भी कंपनी की, तो वहां पे क्या होता है, सबसे पहले उनकी प्रोडक्ट की वैल्यू गिरती है, फिर टर्नओवर रेट इंक्रीज होने लग जाता है। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो बैंक की तरफ जा रही होंगी, जो बैंक होने वाली होंगी, तो उनके अंदर यही चीज हो जाएगी कि सबसे पहले वो जॉब कट डाउन करेंगे, ठीक है। एम्प्लॉय टर्नओवर रेट वहां पे इंक्रीज होगा, कि मींस कि उनकी बैंक सिचुएशन आई, उन्होंने कैसा रिएक्ट किया इस सिमिलर सिचुएशन में, जैसे सारी ऑर्गेनाइजेशन करती हैं कि उन्होंने कट डाउन कर दिया, जॉब टर्नओवर कर स्टार्ट कर। फिर डिस्टिंक्टिवनेस के अंदर क्या था कि एक यूनिकनेस आएगी, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है ना वर्क किया जाएगा। अगर मार्केट सिचुएशन बहुत अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो रिएक्शंस होगा या जो परसेप्शंस होंगे वो हमारी पॉजिटिव होती रहेंगी, ठीक है, उससे हमारी परफॉर्मेंस भी हाई होती रहेगी। लेकिन अगर मार्केट सिचुएशन डाउन होगी तो उस सिचुएशन में हम लोग जाहिर सी बात है टेंस्ड होंगे, स्ट्रेस्ड होंगे। तो ये चीजें मैटर कर रही होती हैं यहाँ पर, कि एक्सटर्नली हाई होती है और इंटरनली लो होती है, कि मतलब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है वो हम यहाँ पर रिएक्ट कर रहे होते हैं। एरर्स, एट्रीब्यूशन एरर। अब ठीक है, अब हम ये तीन चीजों को लेके चल रहे हैं, कंसिस्टेंसी, डिस्टिंक्टिवनेस, कंसेंसस। मे बी पॉसिबल कि इसके अंदर जो है हमारी एरर्स आ जाए, ठीक है, जरूरी नहीं कि हर चीज परफेक्ट हो। जो हमारी परसेप्शंस हैं किसी भी चीज को लेकर, वो उसके अंदर एरर आ सकता है, ठीक है। फिर किस किस्म के एरर्स हो सकते हैं उसके अंदर, सबसे पहले पहले है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, टेंडेंसी टू अंडर एस्टिमेट एक्सक्यूज द मी इंफ्लुएंस मैम। ऑफ एक्सटर्नल। जी जी जी। मैम ये जो पिक्चर्स ड्रा हुई हैं आप इसी स्लाइड पे हैं कि आगे हैं? एरर्स वाली आप तो लोगों के सामने जी, आप शो हुई है मुझे। आप शो ये चलें, जी। ठीक है। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, कि क्या होता है कि इसके अंदर हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स को और ओवर एस्टिमेट कर देते हैं इंटरनल फैक्टर्स को। मीन्स के हम लोग ये देख रहे होते हैं इस एरर के अंदर कि जो हमारी इंटरनल फोर्सेस है ना, हमें लगता है कि हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर सिर्फ वही रिएक्ट कर रही हैं, हम एक्सटर्नल फोर्सेस को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, ठीक है। कि एक्सटर्नली जो है ना हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर क्या, के सप्लायर्स या फिर हमारे शेयर होल्डर्स, इनके जरिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या सिचुएशंस आ रही हैं, हम इसको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। जो मार्केट सिचुएशंस आती हैं वो हम जस्ट इंटरनली देखने लग जाते हैं कि इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है, और जो है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन जो है परफॉर्मेंस अपने गोल अचीव करने हैं। मतलब एक्सटर्नल चीजों को जो है हम बिल्कुल, हमारी परसेप्शन उस तरफ नहीं हो रही होती, ये एरर आ जाता है, जिसकी वजह से जो है हम उस लेवल पे अचीव नहीं कर पा रहे होते हैं। जस्ट हम इंटरनली फोकस कर रहे होते हैं, एक्सटर्नली बिल्कुल अंडर एस्टिमेट करते हैं। फिर सेल्फ सर्विंग बायस, बायस चलें, वर्ड आ गया बायस। बायसनेस क्या होती है, कोई बताएगा? मैम तासुब, किसी की साइड लेना, साइड साइड लेना, लेने ठीक है, बिल्कुल। के बायसनेस एक्चुअली ये होती है कि जिस तरह ये पढ़ रहे हैं कि हम एचआर में ये देखते हैं कि चूज द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। लेकिन बायसनेस ये होती है कि हम राइट पर्सन चूज नहीं करते, ठीक है। फेवरेटिज्म आ जाती है बायसनेस के अंदर, कि फेवरेटिज्म है, किसी को मार्क्स ज्यादा दे दिए, सिफारिश आ गई है, क्या चीज हो गई, बायसनेस हो गई है, ठीक है। फिर कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा लग रहा है तो उसको ज्यादा अच्छे मार्क्स दे दिए हैं, दिस इज बायसनेस, ठीक है। जब बायसनेस आती है तो जाहिर सी बात है सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। ये परसेप्शन बायस बायस होती है, कि मतलब सेल्फ सर्विंग बायसनेस अकर्स व्हेन इंडिविजुअल ओवर एस्टिमेट देयर ओन या इंटरनल इन्फ्लुएंस ऑन सक्सेस एंड ओवर एस्टिमेट द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑन देयर फेलियर। अब हमारी ये नेचर है, ह्यूमन नेचर है, कि जब भी कोई हमें सक्सेस होगी तो हम कहेंगे ये सारी हमारी वजह से ही।
हमारे अंदर इतनी स्किल्स, हमारे अंदर इतनी एबिलिटीज हैं कि हमने ये सक्सेस अचीव की है, बट कोई भी फेलियर होगा हम दूसरों को इल्जाम दे देंगे, उसकी वजह से हुआ है। इतना कंपटीशन इंक्रीज हो गया था, मार्केट सिचुएशन ही चेंज हो गई थी, टैक्स रेट बढ़ गए थे। मतलब अब ये देख लें कि हम लोग आजकल जो भी हमारा फेलियर है, कुछ भी मसला होता है ना, सारा ब्लेम किस पे आता है? गवर्नमेंट। जो कुछ कर रही है गवर्नमेंट कर रही है, सब गवर्नमेंट की वजह से मसला है। और अगर कोई बहुत अच्छा अपना बिजनेस चला रहा है या बहुत अच्छा उसको फायदा हो रहा है, तो सारी चीजें क्या होती है कि हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए जो है ना हमारे साथ ये नहीं हो रहा है कि सिचुएशंस इस तरह की बन रही है। मतलब उन्होंने सारा सक्सेस का जो है अपने ऊपर ले लेना है कि सक्सेस हमारी वजह से है, फेलियर दूसरों की वजह। ये चीज होती है बायसनेस, ठीक है। सेल्फ सर्विंग बायसनेस ये होती है कि अपने आप को बेहतर समझना, दूसरों को ब्लेम कर देना कि इनकी वजह से हमारा फेलियर। ठीक है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ एट्रीब्यूशन अप्लाइज अक्रॉस कल्चर। ठीक है। इसके अंदर ये होता है कि ये कहाँ अप्लाई हो रही है ज्यादातर? क्रॉस द कल्चर, बट वेस्टर्न कल्चर टेंड टू बी मोर इंडिविजुअलिस्ट while Asian culture are more group oriented। हमने ये देखा है कि वेस्टर्न कल्चर ज्यादातर क्या होता है? इंडिविजुअलिस्ट होता है, कि वो अपने ही बारे में ज्यादातर कर रहे होते हैं। बट एशियंस के अंदर क्या होता है कि ग्रुप ओरिएंटेड, वो ग्रुप्स में वर्क करते हैं। ठीक है। एशियंस में ग्रुपिंग ज्यादा होती है बनिस्बत वेस्टर्न्स के। ठीक है। वो इंडिविजुअली देख रहे होते हैं और एशियंस जो है वो ग्रुप वाइज देख रहे होते हैं। तो ये भी एक जो है ना कल्चर की वजह से भी ना सेल्फ सर्विंग बायस जो है ना वो अकर हो जाता है। ठीक है। फिर क्या होता है कि शॉर्टकट यूज कर लिए जाते हैं। ठीक है। यूज इन जजिंग अदर, शॉर्टकट्स के हमने जो है ना बस शॉर्ट वे ढूंढ लिया है किसी को भी जज करने के लिए, ये भी एरर्स के अंदर ही आते हैं। ठीक है। कैसे? सिलेक्टिव परसेप्शन। ठीक है। फर्स्ट, अब इसमें हम कह देंगे कि जैसा कि सिलेक्टिव परसेप्शन के अंदर ये बात आती है कि जिस तरह हम क्विक एक चीज ले रहे हैं, जिस तरह कह लें कि परसेप्चुअल फिल्टरिंग प्रोसेस बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, बैकग्राउंड एंड एटीट्यूड। अब इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन, नहीं सॉरी, ये इसमें नहीं आएगा। कि मतलब आप ये इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लोग एकदम से आपके बारे में एक राय दे रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, हाँ फर्स्ट इंप्रेशन कह लें इसको भी ना, कि सिलेक्टिव परसेप्शन हो जाती है कि हम किसी से पहली दफा मिले हैं, मे बी पॉसिबल वो नेगेटिव ना हो, बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। मैंने आपको ये कहा था कि एट्रीब्यूशन थ्योरी के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सिचुएशन भी जो है ना हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रही होती है, हमारी परसेप्शंस को इन्फ्लुएंस कर रही होती है। तो मे बी पॉसिबल इस उस टाइम उसकी सिचुएशन इस तरह की हो कि वो नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा हो, बट मैनेजर के जहन के अंदर जो है उसका नेगेटिव इंप्रेशन आ गया है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो है वो उसकी नेगेटिव आ गई है। तो ये भी अब वो आगे जो भी उससे रिलेटेड उसका चलेगा, तो वो सारा क्या होगा? उसके माइंड में उसके लिए नेगेटिव परसेप्शन ही होगी। ठीक है। ये शॉर्टकट। फिर मे बी पॉसिबल कि अब परसीवर जो है, अब ये भी मैंने आपसे कहा था कि परसीवर ये क्या चीज इन्फ्लुएंस कर रही होती है? परसीवर सिचुएशन के परसीवर भी डिपेंड कर रहा होता है। मे बी पॉसिबल कि वो बहुत अच्छे मूड में हो और वो हर किसी के लिए जो है ना वो पॉजिटिव राय रख रहा हो, या फिर कोई उसके सामने इस तरीके से बिहेव करे कि वो पॉजिटिव ही शो रहा हो, तो उसके जहन में उसकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन या उसका फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो ये सिलेक्टिव परसेप्शन के अंदर आ जाती है कि उसके अंदर फर्स्ट इंफॉर्मेशन गेट की जाती है और उसी से रिलेटेड जो है उसकी मजीद आगे जो है परसेप्शन क्रिएट कर ली जाती है प्रोसेस में पूरे। ठीक है। कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर। अच्छा, फिर हॉलो इफेक्ट। हॉलो इफेक्ट क्या है? ड्राइंग अ जनरल इंप्रेशन बेस्ड ऑन अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक सच एज अपीयरेंस। हॉलो इफेक्ट के अंदर ये होता है कि किसी भी बंदे के बारे में एक उसकी प्रोमिनेंट करेक्टरिस्टिक को सामने रख लिया जाता है और उसी से रिलेटेड जो है उसकी जो है वो इम्प्रेशन बना लिया जाता है। अब क्या होता है कि आपको पता है कि जिस तरह मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वहां पे हर किस्म के लोग होते हैं, गोरे काले एशियंस, सब कोई, हर कोई, चाइनीज। अब वहां पे क्या होता है कि अपेयरेंस के जरिए भी, मतलब रेस के जरिए भी या उनके कलर
के बेस पर भी उनके लिए परसेप्शन क्रिएट कर ली जाती है। कैसे? कि गोरा है तो ठीक है, काला है तो नो, उसको किसी चीज में आगे नहीं लेकर आना होता। तो ये क्या हो रहा होता है, ये जजिंग एरर होता है, ठीक है, लोगों का, कि ये शॉर्टकट्स लेते हैं कि बस नहीं, उनको नहीं आगे लेकर आना, आपने गोरों को ही आगे लेकर आना। डिफरेंट कंट्रीज में ऐसा होता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि एशियंस को आगे नहीं आने देते, सिर्फ अपने ही लोगों को आगे आने देते हैं। ये भी हॉलो इफेक्ट के अंदर चीज आ जाती है, क्योंकि जनरल इंप्रेशन बेस कर लिया जाता है कि नहीं, सिर्फ हम ही सब कुछ है, एशियंस जो है वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज में अक्सर ये जो कंसेप्ट है ये होता है, ठीक है। तो ये एरर किस में आ जाता है, ये हॉलो इफेक्ट के अंदर आ जाता है, कि एक सिंगल करेक्टरिस्टिक को देख लिया जाता है और उसी की बेस पर जो है वो उनके लिए जजमेंट की जा रही होती है। फिर है कंट्रास्ट इफेक्ट। आवर रिएक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स वी हैव रिसेंटली एनकाउंटर्ड, ठीक है। अब क्या होता है कि रिसेंटली जो उसका बिहेवियर शो हो रहा है, या जो उसका एटीट्यूड शो हो रहा है, या जो वो अपने लिए मतलब दिखा रहा है, तो उसी चीज को रिसेंसी भी कहते हैं इस चीज को ना, कि रिसेंटली जो उसके लिए परसेप्शन कायम हो रही है, उसी को डोमिनेट कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एम्प्लॉय है, वो एब्सेंट है 3-4 दिन से, तो उसके लिए माइंड में ये चीज बना ली गई है कि ये तो बहुत ज्यादा छुट्टियां करता है, तो बहुत ज्यादा एब्सेंट रहता है, ठीक है। मे बी पॉसिबल उस वक्त उसको जो है, उसकी सिचुएशन ऐसी हो कि वो बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है, एब्सेंट हो रहा है मुसलसल। हो सकता है कि कितने सालों से उसने जो है वो छुट्टी ही ना की हो, लेकिन वो सिचुएशन उसकी आ गई है। बट क्या होता है कि उसके लिए उस रिसेंसी या उस कंट्रास्ट से रिलेटेड, उस जो उस वक्त वो बिहेवियर शो कर रहा है, उससे रिलेटेड उसके अंदर जो एक उसकी ओपिनियन कायम कर ली जाती है, ठीक है, कि ये एब्सेंट ही रहता है, बेशक वो बेचारा इतने सालों से आ रहा हो मुसलसल, और ना कोई। लेकिन क्या है, इसको हम कहते हैं रिसेंसी इफेक्ट या फिर कंट्रास्ट इफेक्ट, ठीक है। कि जो रीसेंट इंफॉर्मेशन उससे गेट करी है, उसी को हम एनकाउंटर बना लेते हैं, मतलब उसी को एनकाउंटर कर लेते हैं। रिसेंटली जो एनकाउंटर हो रही है सिचुएशन, उसी को जो है हम अपनी ऑब्जर्वेशन का पार्ट बनाकर उसके मुताबिक जो है ना वो जजमेंट बना लेते हैं। स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है। स्टीरियोटाइपिंग को हम कह सकते हैं प्रोजेक्शन बायसनेस भी कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल के बिलीव्स और अदर पीपल बिलीव्स, क्या वो सेम है, ठीक है। जजिंग समवन ऑन द बेसिस ऑफ द परसेप्शन ऑफ द ग्रुप टू विच दे बिलोंग। वो ये कहते हैं कि जैसा हम सोच रहे हैं ना, कि मतलब जो हमारी बिलीव्स हैं, लोगों के भी वही बिलीव्स हैं, हम ये सोच लेते हैं उसके अंदर। मतलब इस एरर के अंदर, स्टीरियोटाइपिंग के अंदर ये होता है कि जैसा हम कर रहे हैं, लोग वैसा कर रहे हैं। हम नेगेटिव है, लोग भी नेगेटिव है। हम पॉजिटिव है, लोग भी पॉजिटिव है। हम हार्ड वर्किंग है, तो लोग भी हार्ड वर्किंग। ये स्टीरियोटाइपिंग एरर के अंदर आ जाता है, ठीक है। कि जैसे हम खुद हो रहे होते हैं ना, वैसे ही हम परसेप्शन बना लेते हैं दूसरों के लिए भी, ठीक है। ये स्टीरियोटाइपिंग में आता है। समझ आ गए एरर्स जी मैम। सारे? फंडामेंटल दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं, ठीक है। फंडामेंटल के अंदर क्या हो रहा होता है कि हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और इंटरनल फैक्टर्स को ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। ये हमारा फंडामेंटल एरर है। फिर सेल्फ सर्विंग बायस के अंदर क्या होता है कि हम अपनी इंटरनल जो हमारी सक्सेस या जो कुछ भी, हम उसको इंटरनल स्ट्रेंथ कह रहे होते हैं, बट जो सारा फेलियर या ब्लेम होता है वो एक्सटर्नल फोर्सेस या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के ऊपर हम कर देते हैं, ठीक है। ये चीज इसके अंदर है। फिर है डिफरेंट एरर्स मजीद हैं जिसकी बेस पे हम जजमेंट बनाते हैं। एक है सिलेक्टिव परसेप्शंस, जिसके अंदर हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, कि मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फिर एक हॉलो इफेक्ट। हॉलो इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि जो मोस्ट प्रोमिनेंट उसका इंप्रेशन बन रहा होता है किसी भी एक सिंगल करेक्टरिस्टिक्स पे, मे बी पॉसिबल वो उसकी अपीयरेंस हो, मे बी पॉसिबल वो उसके बोलने का अंदाज हो, कुछ भी हो, तो उससे रिलेटेड जो भी माइंड के अंदर परसेप्शन इंक्रीज हो रही होती है और उससे रिलेटेड ही उसको जज किया जा रहा होता है, वो एरर क्या कहलाता है, हमारा हॉलो इफेक्ट। नेक्स्ट है कंट्रास्ट इफेक्ट। कंट्रास्ट इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि जो मोस्ट रीसेंट उसका बिहेवियर चल रहा होता है या मोस्ट रीसेंट सिचुएशन होती है, उसमें हम वो चीज हम ले लेते हैं और उससे मुताबिक जो है ना जजमेंट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एब्सेंटिज्म,
ठीक है, किसी भी एम्प्लॉय की एब्सेंटिज्म है वो हम उसकी मोस्ट रीसेंट इफेक्ट या फिर कंट्रास्ट इफेक्ट के अंदर चीज ले। फिर स्टीरियोटाइपिंग के अंदर ये चीज आ जाती है कि जैसा हम लोग बिलीव कर रखते हैं वैसे ही जो है एक्सटर्नल लोगों का जो मतलब सेम लोगों का भी सेम बिहेवियर वैसे ही होगा या बिलीव्स वैसे होंगे, जैसे हमारी थिंकिंग है वैसे ही लोगों की। ये जजिंग के अंदर जो आती है ना स्टीरियोटाइपिंग एरर, ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द लिंक बिटवीन परसेप्शन एंड डिसीजन मेकिंग। क्या लिंक है दोनों चीजों के अंदर कि कैसा हम परसेप्ट कर रहे हैं और उसी परसेप्शन को लेकर जो हम इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हैं उसकी बेस पर हम क्या डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, ये इन दोनों के दरमियान क्या लिंक है। डिसीजन मेकिंग अकर एज अ रिएक्शन टू अ परसीव्ड प्रॉब्लम। ठीक है, डिसीजन मेकिंग वही लिया जाता है जहां पे हम कोई प्रॉब्लम को परसीव करते हैं। ठीक है, जहां हमें लग रहा होता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, हमने अपनी परसेप्शन में ये बना लिया होता है कि ये प्रॉब्लम यहाँ पे आकर हो रही है। ठीक है, इंफॉर्मेशन गेट करने से तो फिर क्या उससे रिलेटेड डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, मैनेजर लेवल पे डिसीजन लिया जाता है। फिर बाद में क्या चीज आ रही है कि परसेप्शन इन्फ्लुएंसेस, कि परसेप्शन किन चीजों से इन्फ्लुएंस हो रही होती है। अवेयरनेस दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट। सबसे पहले क्या होता है कि हम देखते हैं हमारे अंदर अवेयरनेस आती है कि प्रॉब्लम अकर हो रही है, प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, कहीं ना कहीं मसला जरूर आ रहा है, हमारी परसेप्शन के अंदर आ जाता है ये चीज। फिर इंटरप्रिटेशन हो जाती है उसकी कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, इंटरप्रेट करते हैं कि आखिर आ कहाँ पे रही है प्रॉब्लम, किस वजह से आ रही है, इवेल्युएट करते हैं इसको। ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कहाँ आ रही है इंटरप्रेट करना, किस वजह से आ रही है उसकी एवेल्युएशन करना। फिर बायस लिंक बिटवीन परसेप्शन एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, क्या चीज इन्फ्लुएंस कर रही होती है परसेप्शन को, हमने पहले ही बताया था कि सिचुएशंस, ठीक है, रिसीवर और टारगेट्स। फिर इसके अंदर देखते हैं कि हमारी परसेप्शन जो है हम जो बना रहे हैं डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड, हम क्या चीज देख रहे होते हैं कि सबसे पहले प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, कि प्रॉब्लम कहाँ है, अवेयरनेस लेकर आते हैं अपने अंदर कि प्रॉब्लम एक्चुअली एग्जिस्ट कहाँ पर हो रही है। देन उसकी इंटरप्रिटेशन होती है कि क्यों अकर हो रही है, उसकी वजह क्या है, इवेल्युएशन होती है उससे रिलेटेड के इंफॉर्मेशन गेट की जाती है कि प्रॉब्लम अगर अकर हो रही है तो क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है और कहाँ हो रही है। ठीक है, फिर बायस ऑफ एनालिसिस एंड कंक्लूजन, फिर उससे रिलेटेड जो है डिफरेंट एनालिसिस की है और उसका कंक्लूजन किया जाता है कि ये चीज हमने परसीव की है कि ये प्रॉब्लम अकर हो रही है और इससे रिलेटेड हमने क्या डिसीजन मेकिंग करी है, ये दोनों का लिंक होता है। फिर है रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल। डिसीजन मेकिंग मॉडल के अंदर क्या चीज आ जाती है, सबसे पहले ये रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल है, इसके अंदर सबसे पहले क्या आता है कि डिफाइन दी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को डिफाइन करना है क्या एक्चुअली प्रॉब्लम है कहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे जनरेट हो रही है प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द डिसीजन क्राइटेरिया, फिर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो हमने डिसीजंस लेने हैं, जो क्राइटेरिया उसका बनाना है वो आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये इसका पॉसिबल वे हो सकता है, ये पॉसिबल वे हो सकता है, ये पॉसिबल। फिर एलोकेट्स वेट्स टू दी क्राइटेरिया। ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2-3 वेज बना लिए जाते हैं, अल्टरनेटिव वेज बना लिए जाते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई किया जाता है उनको कि ये डिसीजन मेकिंग के क्राइटेरिया हो सकते हैं। फिर उनको वेट्स दिए जाते हैं कि अगर हम ये वाला डिसीजन जो है सिलेक्ट करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, अगर सेकंड नंबर वाला क्राइटेरिया हम सिलेक्ट करेंगे तो उसको क्या वेट मतलब वेटेज दे दी जाती है हर चीज को। फिर डेवलप द अल्टरनेटिव्स को डेवलप किया जाता है। देन एवेल्युएट द अल्टरनेटिव्स, फिर उन्हीं अल्टरनेटिव्स को जो डिफरेंट वेज होते हैं वो डिसीजन लेने के, तो उनको एवेल्युएट किया जाता है कि एवेल्युएशन किस तरह होती है। जाहिर सी बात है उनको एवेल्युएट इस तरह किया जाता है कि जब उन डिसीजंस को अप्लाई कर दिया जाता है फिर उसकी एवेल्युएशन होती है। जब उन अल्टरनेटिव्स को अप्लाई कर दिया जाता है मतलब उनके मुताबिक डिसीजन ले लिया जाता है वेट्स देने के बाद कि ये डिसीजन हमने यहाँ इस जगह पे ले लिया है, तो फिर उनको इवेल्युएट करते हैं क्या हमने जो वहां पर डिसीजन लिया था वो सही था या नहीं था। अगर उसकी एवेल्युएशन करेक्ट आती है, ठीक है, पॉजिटिव आती है, तो इसका मतलब है कि वो डिसीजन ठीक था। अगर नेगेटिव आती है तो इसका मतलब ये है कि हमने वहां पे वेटेज या कुछ भी जो चीज भी हमारा अल्टरनेटिव था वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। मतलब कि हम डिफरेंट हाइपोथेसिस वगैरह बनाते हैं, अल्टरनेटिव्स बनाते हैं, कोई हाइपोथेसिस हम अगर हमारा रिजेक्ट हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि
वो ठीक नहीं थी, मतलब वो बात जो हमारी परसेप्शन थी उससे रिलेटेड वो ठीक नहीं थी, तो अब हमने जो है वो सेकंड स्टेप की तरफ जाना है, दूसरे हाइपोथेसिस को देखना है या दूसरे अल्टरनेटिव्स को देखना है कि उनकी क्या इवैल्यूएशन आ रही है। देन सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव, फिर उसके बाद हम एक बेस्ट चीज जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं जिससे सबसे ज्यादा जो है फायदा हो रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, ये सारे प्रोसेस जो है ना, ये सारा जो डिसीजन मेकिंग मॉडल जिसको मैं कह रही हूँ, यही चीज हम जब रिसर्च कंडक्ट करते हैं कोई, तो यही सारे चीजों को लेके चलते हैं। डिफाइन द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द क्राइटेरिया, ठीक है, उसको वेट्स जो है वो हम एलोकेट करते हैं, अल्टरनेटिव्स बनाते हैं या फिर हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, देन एवेल्युएट करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो बेस्ट जो हम डिसीजन जो हमने लेना होता है, जो बेस्ट अल्टरनेटिव होता है, बेस्ट वे होता है, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सारे स्टेप्स हैं। assumptions ऑफ द मॉडल, ठीक है, कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सिचुएशन। जाहिर सी बात है, जब तक हमें सिचुएशन की कंप्लीट नॉलेज नहीं होगी तो हम ना अल्टरनेटिव्स बना सकेंगे, ना प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, ऑल रेलेवेंट ओपिनियंस आर नोन इन एन अनबायस्ड मैनर, बायसनेस नहीं होनी चाहिए। अगर आप इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हैं तो वहां पर जो है वही प्रॉब्लम से रिलेटेड ही ओपिनियन या इंफॉर्मेशन लेनी है, बायसनेस नहीं आनी चाहिए। अगर बायसनेस आ गई तो यकीनी तौर पर जो है आपका जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होगा उसके वो सही नहीं होगा, मतलब आप करेक्ट डिसीजन नहीं ले सकेंगे अगर बायसनेस बीच में आ गया। अनबायस्ड मैनर होना चाहिए। द डिसीजन मेकर सीक्स द हाईएस्ट यूटिलिटी, ठीक है, फिर उसके अंदर जो है वो डिसीजन मेकर के अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि कहाँ पे उसने जो है ना अनबायस्ड मैनर दिखाना है, कहाँ से जो है वो उसने इंफॉर्मेशन गेट करनी है, जो भी प्रॉब्लम है उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, कि वो करेक्ट लोगों से बात कर सके, करेक्ट जगह से इंफॉर्मेशन गेट कर सके और उससे रिलेटेड जो है ना वो करेक्ट अल्टरनेटिव्स बनाकर एक बेस्ट वे या बेस्ट डिसीजन प्रोड्यूस कर सके। एंड डिसीजन मेकिंग हम लोग पढ़ रहे थे, अभी हमने डिफरेंट परसेप्शंस पढ़ी थी, उनकी स्टेप्स पढ़े थे, फिर उसके बाद जो है हमने डिफरेंट एरर्स पढ़े थे कि बाइसनेस वगैरह जो हो जाती है, कि परसेप्शन में एरर आ जाते हैं, फिर उससे डिसीजन मेकिंग पे क्या फर्क पड़ रहा होता है, आज हम ये देख रहे हैं। लिंक बिटवीन परसेप्शन एंड डिसीजन मेकिंग। होता क्या है डिसीजन, एक्चुअल में होता क्या है, डिसीजन हमारी चॉइसेस होती हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम मैंने ना कहीं जाना है, इमरजेंसी पड़ गई। डिसीजन क्या है, डिसीजन जो है हमारी चॉइसेस होती है। ठीक है, मोर देन टू, टू और मोर अल्टरनेटिव्स जब आ जाते हैं तो उनमें से हमें जो एक चीज चॉइस करनी होती है उसमें से कि बेस्ट कौन सा है, तो वो हमारा डिसीजन होता है, वो हमारा डिसीजन कहलाता है। ठीक है, फिर डिसीजन कब लिया जाता है, जाहिर सी बात है जब कोई प्रॉब्लम अकर होती है। ठीक है, प्रॉब्लम अकर होती है कहीं पे भी तो वहां पर जो है हम लोग कहीं ना कहीं डिसीजन लेते हैं। ठीक है, जब डिसीजन लिया जाता है तो उसके लिए बहुत सारी हम लोग परसेप्शंस करते हैं, किसी बेसिस पे होता है कि जो है ये प्रॉब्लम थी, किस तरह करो, ये सारी जो है ना हम लोग एक स्टेप चलता है। ठीक है, स्टेप्स चलते हैं जिसको हम रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि डिफाइन द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द डिसीजन क्राइटेरिया, फिर एलोकेट द वे क्राइटेरिया, ये सारी चीजें जो हमने डेवलप दी अल्टरनेटिव्स, फिर इवेल्युएट करना था उन अल्टरनेटिव्स को, फिर सिलेक्ट करना था बेस्ट अल्टरनेटिव, के लास्ट टाइम हमने ये सारे स्टेप्स पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद इन दोनों के दरमियान जो लिंक बनता है उनका, उसका मतलब क्या होता है, डिसीजन मेकिंग अकर्स एज अ रिएक्शन, ठीक है, टू अ परसीव्ड प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम हम परसीव कर रहे हैं उसके लिए जो भी हमारा रिएक्शन आ रहा है, ठीक है, जो भी हम वहां पर अपनी शो करेंगे कि हमने इस मौके पे कैसा परफॉर्म करना है, तो वो चीज जो होती है ना वो हमारा डिसीजन होता है। ठीक है, फिर परसेप्शन इन्फ्लुएंस, हमारे डिसीजन को परसेप्शंस जो है वो इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, कैसे, अवेयरनेस दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट, सबसे पहले तो हमें ये पता चलता है हमारी परसेप्शन से कि प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। द इंटरप्रिटेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर हम क्या करते हैं, अपनी परसेप्शन यूज करते हैं इंफॉर्मेशन गेट करने में। ठीक है, फिर वही इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं हम लोग, जब जो यूज करते हैं तो इसको इवेल्युएट करते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन जो हमने गेट की है
वो सही भी थी क्या, वो प्रॉब्लम के लिए जो है वो जो हमने वहां पे प्रोसेस कर दी है वो इन्फॉर्मेशन, क्या वो प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर रही है। फिर वो इवेल्युएशन होती है, वहां पर इवेल्युएट करते हैं क्या ये इन्फॉर्मेशन जो है वो सही है, वहां पर रीजनेबल है उस प्रॉब्लम के लिए। फिर बायस ऑफ एनालिसिस एंड कंक्लूजन। कभी कभार ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हम गेट करते हैं विद परसेप्शन, तो वो हम लोग सही तरीके से एनालाइज नहीं कर पाते, तो वहां पे क्या आ जाती है, बायसनेस आ जाती है, सही नहीं होती। कभी कभार ठीक भी होती है, बिल्कुल परफेक्ट मैच कर जाती है, बट कभी कभार जो होता है बायसनेस आ जाती है उसके अंदर, हम सही तरीके से प्रॉब्लम को एनालाइज नहीं कर पाते। ठीक है, अगर एनालाइज कर लेते हैं प्रॉब्लम को तो फिर हम उसके उसके मुताबिक इंफॉर्मेशन सही तरीके से गेट नहीं करते। तो जब नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है असर किस पर होगा, ऑब्वियसली हमारी डिसीजन मेकिंग पर होगा। ठीक है, कि हमारी डिसीजन सही नहीं होगा। अगर हम लोग परसेप्ट सही करेंगे तो हमारा डिसीजन भी ठीक होगा, बट अगर हम परसेप्ट सही नहीं करेंगे तो हमारा डिसीजन सही नहीं होगा। तो ये लिंक है दोनों के। ठीक है, देन है रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि लिंक क्या था। रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल के अंदर हम लोग इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, क्या होता है, सबसे पहले डिफाइन द प्रॉब्लम। सबसे पहले आपने पता लगाना है कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, डिफाइन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। ठीक है, देन आइडेंटिफाई द डिसीजन क्राइटेरिया। फिर आपने जो है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना है उसका एक क्राइटेरिया जो है ना वो बिल्ड करेंगे आप। ठीक है, कि अगर हमारे एचआर डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम है, या हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम है, या फाइनेंस में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप एक क्राइटेरिया सेट करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे फाइनेंस में है तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए। ठीक है, फिर वो डिफरेंट वेज आप उसके अंदर रख देते हैं कि ये इस तरीके से भी हल हो सकता है, इस तरीके से भी। फिर क्या करते हैं, आप उनको वेटेज देते हैं। ठीक है, उसी क्राइटेरिया को, जो डिफरेंट आपने 4 वेज बना लिए कि ये चीज इस तरीके से भी सॉल्व हो सकती है, इस तरीके से भी। फिर आप उसको वेट करते हैं कि अगर हम नंबर 1 प्रोसेस यूज कर रहे हैं, ठीक है, नंबर 1 क्राइटेरिया हम यूज कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए, तो वो कितने अरसे में और उसका क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये उसको उसकी बेस पर, उसके डिसीजन की बेस पर, जो भी वो उसके वहां पे होंगे रिसर्चर्स होंगे, तो वो उसको बता देंगे कि ये इसकी ये रेटिंग है, इस क्राइटेरिया की ये रेटिंग है, इसकी ये। ठीक है, सबको डिफरेंट डिफरेंट रेटिंग्स दे दी जाएंगी। देन आप क्या करेंगे, डेवलप दी अल्टरनेटिव। फिर वही अल्टरनेटिव्स जो है ना आप सिलेक्ट करेंगे, मतलब डेवलप हो गए हैं, देन उनको एवेल्युएट करेंगे उन अल्टरनेटिव्स को। इवेल्युएट हमेशा किस तरह किया जाता है, जब उनको प्रोसेस कर दिया जाता है, जब उनको इंटरप्रेट कर दिया जाता है, उनको लगा दिया जाता है उन अल्टरनेटिव्स को, उन क्राइटेरिया को उसके लिए लगा दिया जाता है, कर दिया जाता है, मतलब ठीक है प्रोसेस कर दिया गया है। तो फिर आपने क्या करना है, उसकी वैल्यूएशन करनी है, क्या ये प्रोसेस सही वर्क कर रहा है, जो हमने जो है जिसको रेटिंग दी थी, जो क्राइटेरिया हमने सेट किया था, जो अल्टरनेटिव्स उसके बनाए थे, अगर वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, फिर आप सेकंड की तरफ जाएंगे, आप उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, एवेल्युएट करेंगे क्या क्या ये सही हो रहा है। अगर वो भी नहीं हो रहा होगा तो जो इसमें जो बेस्ट वर्क कर रहा होगा, जो भी आपकी क्राइटेरिया है या जो भी आपका अल्टरनेटिव है, जो बेस्ट वर्क कर रहा होगा, आप उसी चीज को क्या करेंगे, चूज कर लेंगे। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ, बहुत सिंपल सी आपकी जनरल लाइफ से। आपने जो है एक मोबाइल फोन बाय करना है। ठीक है, दैट इज अवर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम डिफाइन हो गई कि हमने मोबाइल फोन बाय करना है, हमें समझ नहीं आ रहा कौन सा मोबाइल फोन बाय करें। ठीक है हम उसके लिए डिसीजन क्राइटेरिया बना लेंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज चूज कर लेंगे, सैमसंग चूज कर लेंगे, वीवो चूज कर लेंगे, एप्पल चूज कर लेंगे, सब सारी चीजें हम लोग चूज कर लेंगे। ठीक है, अब उसको वेटेज देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कि सैमसंग की कितनी जो है ना वो वर्थ है, या फिर जो भी इसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह उसके मुताबिक जो है ना उसको वेटेज हम देंगे। ठीक है, जिसकी रेटिंग सबसे ज्यादा अच्छी होगी, सपोज हमने चूज कर लिया है एप्पल आईफोन। ठीक है, या फिर अगर कोई अब इसमें ये चीज भी आ जाती है कि अफोर्डेबल भी हो उस बंदे के लिए, तो क्या करेगा कि वो अल्टरनेटिव हटा देगा। फॉर एग्जाम्पल वो
आईफोन के बजाय वो जा रहा है सैमसंग की तरफ, फिर ठीक है ये वाला मैं जो हूँ ना कर लूंगा। उसने आइडेंटिफाई कर लिया है क्राइटेरिया कि मुझे जो है ये वेटेज जो है इसकी सही लग रही है सैमसंग की, अब उसने वो चूज कर लिया है, ठीक है। अब वो उसके अल्टरनेटिव्स बनाएगा, ठीक है सैमसंग तो है बट मैं कौन सा मॉडल लूं, डिफरेंट मॉडल्स वो सामने रखेगा, अल्टरनेटिव्स आ गए, ठीक है। डेवलप दी अल्टरनेटिव्स, आइडेंटिफाई कर लिया उसने क्राइटेरिया कि सैमसंग लेना है, फिर उसने क्या किया है उस क्राइटेरिया के अंदर ही उसने अल्टरनेटिव्स डेवलप कर ली, उसके डिफरेंट मॉडल्स रख दिए, फिर वो उसको क्या करेगा, उसकी इवेल्युएशन करेगा। इवेल्युएशन कैसे करेगा, उसकी स्पेसिफिकेशंस देखेगा, लोगों से पूछेगा कि इसका कैसा रिजल्ट चल रहा है, इसका कैमरा का रिजल्ट कैसा है, इसकी बैटरी पावर कैसी है, सब चीजें जो है ना वो चेक करेगा। फिर जो है एंड में आके वो बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करके वो चीज बाय कर लेगा जो उसे लगेगा कि बेस्ट है, लोगों के रिव्यूज लेकर या फिर उसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह देखकर वो सारी चीजें, ठीक है, मार्केट रेट देखकर उसका वो एक चीज चूज कर लेगा, ठीक है। ये होता है रैशनल डिसीजन मेकिंग। इसी तरीके से ये तो बहुत छोटी आपकी जनरल लाइफ के अंदर जो है मैंने एग्जांपल दिए, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं तो वो जो है ना बड़े लेवल पे इसके लिए डिसीजन करती हैं, बड़े लेवल की, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल उन्होंने को मशीनरी बाय करनी है तो उसके लिए क्राइटेरिया सेट करेंगे, उसके अल्टरनेटिव्स और जो बेस्ट होगा वहीं से ही वो उस चीज को जो है ना इम्पोर्ट कर लेंगे। assumptions of the model, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सिचुएशन। अब आपने क्या करा है, वो मॉडल आपके जहन के अंदर आ गया है कि ये स्टेप्स है इसके अंदर, फिर उस मॉडल के लिए क्या assumptions करनी है कि कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए एज ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। सिचुएशन की आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, सिचुएशन चल क्या रही है, ठीक है। जब तक आपको नॉलेज ही नहीं होगी और आप बीच में आकर एकदम से जो है ना अपनी बात करना स्टार्ट कर देंगे तो लोग कहेंगे आपको नहीं पता, आप चुप हो जाए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको सिचुएशन पता होनी चाहिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है सिचुएशन के अंदर, ठीक है। कोई भी मैनेजर जो है ना अपनी रिसर्च के बाद ही डिसीजन लेता है, ठीक है, एकदम से आके नहीं ले सकता क्योंकि वो नहीं जानता उस वक्त वहां पे क्या सिचुएशन क्या प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या काम करती है, उसकी परसेप्शंस काम करती हैं, उसकी डिफरेंट डिसीजन मेकिंग पावर काम करती है, उसके इंट्यूशंस काम करते हैं, ये सारी चीजें ना। फिर ऑल रेलेवेंट ऑप्शंस आर नोन इन एन अनबायस्ड मैनर। फिर अगर उसको उस चीज की नॉलेज हो जाए तो वो वहां पर फेवरेटिज्म ना दिखाए, ठीक है। वहां पर अनबायस्ड मैनर के अंदर जो है ना सारे ऑप्शन सामने रखे कि ये डिसीजन यहाँ पे लिया जा सकता है, ठीक है। अनबायस्ड मैनर के अंदर जो है ना वो अपना डिसीजन क्रिएट करे। बायसनेस जहां पे भी आ जाती है, बेशक वो पर्सनल एरर्स हों या फिर एट्रीब्यूशन एरर्स हों या फिर परसेप्शनल एरर्स हो, कुछ भी एरर्स हो, जहां पे भी एरर आ जाएगा वहां बायसनेस आ जाएगी, एरर ना आए डिसीजन मेकिंग के अंदर, ठीक है। ये उसने ख्याल रखना है यहाँ पर। फिर डिसीजन मेकर सीक्स द हाईएस्ट यूटिलिटी, ठीक है, वही बात कि सबसे ज्यादा जिसको रेटिंग मिल रही हो, अनबायस्ड भी हो, वो उसी को ही जो है ना डिसीजन मेकर्स ने उसको उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है वहां पर, ठीक है, कि ये हमने चूज करना है डिसीजन में, ये assumptions होती है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है बाउंडेड रैशनैलिटी। अभी हमने रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पढ़ा है, ठीक है। अभी है बाउंडेड रैशनैलिटी। जैसे नाम से ही वाज़ेह है, बाउंडेड मींस के यहाँ पे लिमिटेशंस होती हैं, बाउंड होता है एक बंदा, एक लेवल फिक्स कर दिया जाता है कि इससे ऊपर नहीं जाना, ठीक है, बाउंड होता है। यहाँ पर क्या होता है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन। सबसे पहले यहाँ पे लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है। प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स मेक इट पॉसिबल टू सिमुलेट एंड अंडरस्टैंड ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू ऑप्टिमाइज। लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं वहां पर, उसी के अंदर रहते हुए आपने जो है अपनी कैपेबिलिटीज शो करनी है, ठीक है, अपनी स्किल्स शो करनी है, अपनी एबिलिटीज शो करनी है कि उस सिचुएशन के अंदर जब लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, हाउ यू परफॉर्म, ठीक है, आप कैसा डिसीजन लेते हैं प्रॉब्लम से रिलेटेड, ये चीज होती है, ठीक है। आप कैसा डिसीजन लेते हैं लोगों से रिलेटेड, एम्प्लॉय से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। फिर people seek solution that is satisfactory and sufficient rather than optimal। मतलब कि
लोग अब उस रिसोर्सेज या उस इंफॉर्मेशन में लिमिटेशंस के अंदर भी ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप उनको जो भी डिसीजंस दोगे, ठीक है, वो उनके लिए सफिशिएंट और सेटिस्फैक्टरी होंगे, ना कि सेक्रीफाइसिंग होंगे। ठीक है, कि कहीं उन्हें सेक्रीफाइस ना करना पड़े, कहीं उनकी जो है ये वो चाह रहे थे, जो उनके इमोशंस थे, वो हर्ट ना हो। ठीक है, आप उनके लिए उनको जो है एक सेटिस्फैक्टरी प्रोसेस देंगे। ठीक है, ये होता है, ये सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन देंगे, ये ना हो कि आप उनको सोल्यूशन दे दो और उनके लिए को वो फायदेमंद साबित ना हो। Bounded rationality is constructing simplified model that extract the essential features from problem without capturing all their complexity। ठीक है, वही बात आ गई कि लिमिटेशंस होती हैं, वो उनकी सारी कम्प्लेक्सिटी को वो फोकस नहीं कर रहे होते, जस्ट एक जो मेन प्रॉब्लम होती है, सिंपल सी प्रॉब्लम होती है, उसको जो है ना सॉर्ट आउट करते हैं वो लोग यहाँ पर। ठीक है, ये होता है बाउंडेड रैशनैलिटी। डिसीजन मेकिंग इन बाउंडेड रैशनैलिटी, ये बाउंडेड रैशनैलिटी है तो वहाँ किस तरीके से डिसीजन, सबसे पहले आपने बाउंडेड समझ लिया कि वहाँ लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड इंफॉर्मेशन, बट लोग जो है वो आपसे उस सिचुएशन में भी ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप उनको सेटिस्फैक्टरी लेवल पे जो है सॉल्यूशंस देंगे। ठीक है, उनको सेक्रीफाइस ना करना पड़े। ठीक है, वो हर तरीके से सेटिस्फाइड रहे उस सिचुएशन में भी। फिर जब ये सिचुएशन होगी तो इसमें क्या किस तरीके से जो है ना डिसीजन लेगा कोई भी मैनेजर, सिंपलर देन रैशनल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब क्या होता है जब रैशनल डिसीजन मेकिंग होती है वो बहुत ब्रॉड माइंडेड, बहुत ब्रॉड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये उससे सिंपल होती है, क्योंकि क्या होता है कि लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है, आपने लिमिटेशंस के अंदर ही डिसीजन लेना। डिसीजन मेकिंग अंडर बाउंडेड रैशनैलिटी इज कंपोज्ड ऑफ 3 स्टेप्स के ऊपर कंपोज होती है। कैसे? लिमिटेड सर्च फॉर क्राइटेरिया एंड अल्टरनेटिव, फेमिलियर क्राइटेरिया एंड इजीली फाउंड अल्टरनेटिव। इसके अंदर क्या होता है, लिमिटेशंस जिस तरह के अभी मैंने बताया है, तो क्राइटेरिया भी लिमिटेड होगा, उसके अल्टरनेटिव्स भी लिमिटेड होंगे। ऐसे अल्टरनेटिव्स बनाने हैं जो कि इजीली फाइंड आउट हो, मतलब इजीली हम उनको सर्च आउट कर सके उन अल्टरनेटिव्स को, ना कि डिफिकल्ट क्राइटेरिया जो है ना आप वहां बिल्ड करें। लिमिटेशंस है तो जाहिर बात है हर चीज आपने इजी रखनी है। देन लिमिटेड रिव्यू ऑफ अल्टरनेटिव्स, ये नहीं होगा कि आप 10 अल्टरनेटिव्स बना रहे हैं, नो, 1, 2 या 3, बस इतने अल्टरनेटिव्स रखने हैं ताकि उनको टाइमली और इजीली रिव्यू कर लिया जाए। ठीक है, फोकस ऑन अल्टरनेटिव सिमिलर टू दोज ऑलरेडी इन फैक्ट। ठीक है, फिर ऐसे अल्टरनेटिव्स आपने डेवलप करने हैं जो ऑलरेडी भी वहां पर जो है ना इफेक्टिव रह चुके हों पहले। ठीक है, वही अल्टरनेटिव उन प्रॉब्लम्स, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई प्रॉब्लम अकर होती है और एक पहले जो वहां पर रिसर्च हो चुकी होती है, ठीक है, फिर वहां पर डिसीजन मेकिंग वहां पर लिया जा चुका होता है, तो जो वो सिचुएशन थी उस सिचुएशन को भी, जो पास्ट में सिचुएशन थी उसको भी आपने एज अल्टरनेटिव अपने वहां पर फोकस करना है, ताकि मे बी पॉसिबल उस सिचुएशन को भी उस सेम अल्टरनेटिव से हल किया जा सके। ठीक है, जो पहले से ही इफेक्टिव थी उस सिचुएशन के अंदर, तो आपने वो भी वहां पे शायद कर ले रहे हैं कि मतलब मजीद अल्टरनेटिव्स के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, पहले से जो अल्टरनेटिव मौजूद था आपने वही वहां पे पुट कर। ठीक है, जो कि पहले इफेक्टिव रह चुका है, मे बी पॉसिबल इस टाइम भी वो इफेक्टिव हो। ठीक है, लिमिटेड सेटिस्फाइसिंग सिलेक्टिंग द फर्स्ट अल्टरनेटिव दैट इज गुड एनफ। फिर आपने क्या करना है, जो आपको वही मैंने बात की, जो पास्ट में इफेक्टिव रहा है, सबसे पहले आपने वो चेक करना है, वो टेस्ट करना है, मे बी पॉसिबल उसी सिचुएशन सॉल्व हो जाए, वही जो है ना लोगों के लिए सेटिस्फाइसिंग हो, वही जो है ना लोगों के लिए सही हो, तो उसी से जो है ना वहां की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। बाउंडेड लिमिटेशंस, इंट्यूटिव से जैसे वाजे हो रहा है कि हम क्या होते हैं, हम अपने इंट्यूशंस यहाँ पर लेकर आते हैं। ठीक है, ये हमारी एक सिक्स सेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो यहाँ पे वर्कआउट करती है इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग के अंदर। ठीक है, हम यहाँ पे वो चीज यूज करते हैं जो इनबॉर्न भी होती है लोगों के अंदर, या फिर उनके एक्सपीरियंस से भी जो है उनके अंदर डेवलप होती रहती है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, ये चीज इसके अंदर रहती है। इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग, अ नॉन कॉन्शियस प्रोसेस क्रिएटेड आउट ऑफ डिस्टिल्ड एक्सपीरियंस।
ठीक है, इंक्रीज विद एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के साथ साथ बढ़ती है, कैन बी पावर कंप्लीट टू रैशनल एनालिसिस इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि आपने अपनी इंट्यूशंस शो करनी होती हैं कि कोई सिचुएशन है, तो आप अपने इंट्यूशंस को या अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हुए यहाँ पे ये बता दो कि यहाँ पे ये मामला जो है इस तरीके से सॉर्ट आउट हो सकता है। ठीक है, तो वो डिसीजन ले लेता है कि इसको इस तरीके से सॉल्व करो, ये हो जाएगा मसला हल आपका। ठीक है, अब जो यहाँ पे एक्सपीरियंस लोग हैं वो यहाँ पे बड़े मैटर करते हैं। ठीक है, कि वो उनसे जो है ना, जो रिसर्चर्स होते हैं, रिसर्चर्स जाहिर बात है कितनी रिसर्च कर चुके हो, उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है उन प्रॉब्लम्स के बारे में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो जब उनको हायर किया जाता है तो वो एक चीज अपनी इंट्यूटिवनेस जो होती है ना, वो वहां पे यूज करते हैं, इंट्यूशंस यूज करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो ये नॉन कॉन्शियस प्रोसेस होता है। ठीक है, जो वो अपनी अकल से सॉल्व करते हैं, कॉमन बायसेस एंड एरर। ठीक है, फिर जब भी डिसीजन लिया जाता है तो बायसनेस लाजमी हमारे जहन में आती है, एरर्स लाजमी हमारे जहन के अंदर आते हैं कि क्या वो डिसीजन सही तौर पे लिया गया है या कहीं उसमें एरर्स तो नहीं है, उसमें बायसनेस तो नहीं आ गई है। हमेशा हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि अनबाइस्ड डिसीजन लिया जाए। ठीक है, फिर क्या होता है यहाँ पर, ओवर कॉन्फिडेंस बायस। जैसे नाम से ही वाज़ेह हो रहा है कि लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। क्या होता है, as managers and employees become more knowledgeable about an issue, the less likely they are to display over confidence। ठीक है, वहां पे वो ये कर रहे, वही बात जो मैंने आपसे कहा था कि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है सिचुएशन की, बट फिर भी वो बीच में आकर जो है अपनी राय देना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो यही कहते हैं कि आपको नहीं पता कि क्या सिचुएशन है, टोटल उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, बट वो ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा होता है, हमें सब कुछ पता है। ठीक है, हम कर लेंगे यहाँ पे डिसीजन, ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस बाय। फिर अगर वो डिसीजन ले लेते हैं वहां पर, तो वो नहीं वहां पे वर्क करता है वो डिसीजन। ठीक है, क्यों वर्क नहीं करता है, क्योंकि उनको पूरी मामले की नॉलेज ही नहीं थी। ठीक है, उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में जो है ना वो डिसीजन कर दिया है। तो ये चीज होती है यहाँ पर कि ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और उनको नॉलेज नहीं होती, बट वो शो करते हैं कि हमें पूरा मामला पता है। एंकरिंग बायस, a tendency to fixate on initial information and fail to adequately adjust for subsequent information। अब वो क्या कहते हैं, जो भी उनको इनिशियल या फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है वो उसी की बेस पर जो है ना डिसीजन ले रहे होते हैं। ठीक है, उनके जहन में वही चीज आ रही है, जबकि वो भी यही, वो जो ओवर कॉन्फिडेंस में बात थी कि वो इशू को पूरी तरह नहीं चेक करते हैं। इसी तरह एंकरिंग में होता है कि जस्ट ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। ठीक है, इनिशियल इंफॉर्मेशन जो कि उनकी उस डिसीजन में फेल होने का बायस भी बन सकती है। नेक्स्ट है कंफर्मेशन बायस, seeking out information that reaffirms our past choices and discounting information that contradicts past judgments। कंफर्मेशन बायस के अंदर ये चीज आ जाती है कि सेम सिचुएशन में वो जो पास्ट में सिचुएशन गुजर चुकी होती है उसमें जो डिसीजन लिया होता है, सेम सिचुएशन में भी वो करंट सिचुएशन में भी वो वही डिसीजन ले रहे होते हैं। ठीक है, बेशक सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन क्या कर रहे होते हैं, वो वही डिसीजन ले लेते हैं जो क्या होता है, जो पहले उनका सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज इसमें कंफर्मेशन बायस के अंदर आ जाती है, जो कि सही नहीं होती डिसीजंस में ना। लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा होता है कि अब तो सिचुएशन भी सेम नहीं है, बट वो वही डिसीजन ले रहे हैं जो पास्ट में लिया होता है, तो वो वहां पर एडजस्ट नहीं हो पाती। ठीक है, उसमें जजमेंट में फर्क आ जाता है, ये एरर्स होते हैं डिफरेंट। अवेलेबिलिटी बायस, basing judgments on information that is readily available। ठीक है, यहाँ पे भी वही बात आ गई जो हमने पहले कंफर्मेशन में किया है, ये यहाँ अवेलेबिलिटी भी उससे मिलता जुलता ही है कि जो पहले से ही डिसीजंस मौजूद है वही सेम वहां पे पुट कर दिया जाता है उसी इन सेम सिचुएशंस में। ठीक है, कि पहले इस सिचुएशन के अंदर ये डिसीजन लिया गया था, आप सेम जो है ना इस सिचुएशन के अंदर यही डिसीजन पुट कर दें, इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, हो सकता है वो ना हो,
क्योंकि आपको पता है कि डे बाय डे मार्केट सिचुएशंस चेंज हो रही है, लोगों के टेस्ट चेंज हो रहे हैं। जो उन्होंने पहले डिसीजन लिया था, हो सकता है वो आज के दौर के अंदर वो डिसीजन वहां पे काम ना करे, ये भी बायसनेस में आ जाता है। मतलब वो रिसर्च नहीं करते हैं, जस्ट पहले से मौजूद जो है ना हमारे पास डिसीजन, उसी को पुट करते थे। एफिलेशंस ऑफ कमिटमेंट, staying with a decision even when there is clear evidence that is a wrong। ठीक है, वो अपने डिसीजन के साथ सेम रहते हैं। ठीक है, डिसीजन उन्होंने ले लिया, बेशक जिस एविडेंस पे भी लिया, हो सकता है वो एविडेंस रॉन्ग हो, बट उन्होंने डिसीजन ले लिया है और उसके अंदर वो कोई चेंज नहीं कर रहे, उसी पे स्टे कर रहे, ये इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, फिर रिस्क अवर्जन, प्रेफरिंग अ श्योर थिंग ओवर अ रिस्की आउटकम। अब क्या होता है यहाँ पर, क्या होता है कि रिस्क को वो नहीं देख रहे होते कि यहाँ पे रिस्क है, हम डिसीजंस लेंगे, तो यहाँ पे रिस्क, वो रिस्क को बिल्कुल क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, रिस्क को इग्नोर करते हैं, जबकि जो रिस्क होता है, जो भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो रिस्क को लाजमी सामने रखती हैं कि अगर हम ये डिसीजंस लेते हैं, हो सकता है कि ये जो है इतना इफेक्टिव ना हो, ये रिस्क हो हमें कि एम्प्लॉय का कट डाउन हो जाए, एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाइड ना हो, या फिर मार्केट में हमारी सिचुएशन उतनी स्टेबल ना हो सके, वो रिस्क को सामने रखते हैं। जो लोग रिस्क को इग्नोर कर देते हैं, तो वहां पर रिस्क अवेरियन जो है ना बायस आ जाता है, रिस्क अवेरियन एरर आ जाता है कि उन्होंने रिस्क को सामने नहीं रखा और उनका डिसीजन वहां पर सक्सेसफुल नहीं हो सका। ठीक है, हिंडसाइट बायस, बिलीविंग falsely that we could have predicted the outcome of an event after the outcome is already known। ठीक है, हिंडसाइट बायस, अब ये होता है कि हम लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि हम पहले से ही जानते हैं कि ये रिजल्ट आएगा सामने। ठीक है, इस इवेंट्स या इस सिचुएशन से रिलेटेड ये आएगा, सब लोग अपने जहन के अंदर एक माइंड बना के बैठे होते हैं कि ये चीज डिसीजन ली जाएगी, बट होता क्या है, उससे उलट हो जाता है। ठीक है, वो जो डिसीजन लिया जाता है, वो नहीं होता जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज आ जाती है। ऑर्गेनाइजेशनल कंस्ट्रेंट्स ऑन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के ऊपर जो है में जो है ऑर्गेनाइजेशन के क्या कंस्ट्रेंट्स होते हैं, वो ये है परफॉर्मेंस एवेल्युएशन। ठीक है, कि आप परफॉर्मेंस एवेल्युएट करेंगे इंडिविजुअली भी, ग्रुप्स में भी, टीम्स में भी, डिपार्टमेंट वाइज भी। ठीक है, कि लोगों को जो टारगेट्स दिए गए हैं क्या वो उस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस दे रहे हैं जो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर नहीं दे रहे, तो जो वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं और जो स्टैंडर्डाइज परफॉर्मेंस उनके लिए कर दी गई थी कि ये स्टैंडर्ड है, उन दोनों के दरमियान जो गैप हम लोग चेक करते हैं, उसको कहा जाता है परफॉर्मेंस एवेल्युएशन। ठीक है, अब जो गैप आ रहा है उसको कैसे फुलफिल करते हैं, तो सारी सी बात है, मोटिवेट करके एम्प्लॉयज को। और मोटिवेट किस तरह किया जाता है, उनको डिफरेंट बोनसेस दिए जाते हैं, इंसेंटिव्स दिया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या आ रहा है हमारा, रिवॉर्ड सिस्टम। ठीक है, परफॉर्मेंस एवेल्युएट कर ली, देन हमने एक रिवॉर्ड सिस्टम बना दिया है कि इस लेवल पे जाके परफॉर्मेंस देंगे तो उनको ये रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ये शीट्स मिलेंगी, ये सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, ये इंसेंटिव्स मिलेंगे, ये बोनसेस मिलेंगे। ठीक है, ये एक सिस्टम बना दिया जाता है। देन फॉर्मल रेगुलेशन, फिर उसके अंदर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर रहते हुए ही जो है ना लोगों ने काम करना है। ये ना हो बाउंड्रीज क्रॉस कर दें, वो अपनी परफॉर्मेंस एथिकल वे के अंदर ही जो है ना अपने वर्क करें। ठीक है, अनएथिकल ना हो जाए, तो वो रेगुलेशंस का जो है ना उसको फॉलो करें। फिर सिस्टम इम्पोज टाइम कंस्ट्रेंट, जाहिर सी बात है, जब आपने एक परफॉर्मेंस किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने ये परफॉर्मेंस दे रही है, तो उसके लिए एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, कि उस टाइम के अंदर या उस बाउंड्री के अंदर रहते हुए ही जो है ना आपने ये करना है, ये ना हो कि ओवर द टाइम हो जाए, फिर टाइम पास हो जाए और आप उसके बाद जो है ना अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं। तो उनको एक टाइम पीरियड दे दिया जाता है कि विद इन 3 मंथ्स और मतलब विद इन 6 मंथ आपने ये चीज अचीव कर लेनी है और हमें ये परफॉर्मेंस हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है इम्पोज टाइम करने का। देन हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स, फिर क्या होता है कि
वो उनके सामने एग्जाम्पल्स रखते हैं कि पहले जो है हमने ये लास्ट ईयर हमने ये चीज अचीव की थी, अब जो है ना हमने ये चीज अचीव करनी है, ठीक है। फिर डिसीजन मेकर्स जो होते हैं ना उसी से रिलेटेड क्राइटेरिया सेट करते हैं या परफॉर्मेंस अपनी सेट करते हैं या रिवॉर्ड सिस्टम सेट करते हैं कि लास्ट टाइम लोग इस तरीके से मोटिवेट हुए थे, हम लोगों ने लास्ट में इस तरीके से ये चीज तो गेट की थी, तो अब हमने इस लेवल से ऊपर जाना है, तो अब हमें इनके अंदर मजीद क्या चेंजिंग लेकर आनी है अपने डिसीजंस के अंदर, अपनी स्ट्रेटजीज के अंदर, ठीक है। ये होता है एथिकल फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग। फिर वही बात आ गई कि एथिकली जो है ना आपने अपने डिसीजन जब भी लेने हैं तो ये नहीं होना है कि किसी कोई बंदा हार्ट हो रहा है, आपने एथिकली जो है ना एक परफॉर्म करना है अपने डिसीजंस को। वही बात, एरर्स ना आए, बाइसनेस ना आए, एथिकल वे के अंदर जो है ना सारा काम होना चाहिए विद रूल्स एंड रेगुलेशन। यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। क्या इसके अंदर ये होता है कि आपने ग्रेटेस्ट नंबर में ग्रेटेस्ट गुड्स जो है वो प्रोवाइड करनी है, सिंपल ये है, ठीक है। इसके अंदर फिर है राइट्स, मेक डिसीजन कंसिस्टेंट विद फंडामेंटल लिबर्टीज एंड प्रिविलेजेस। अब आपने जो भी आपने जो है वो डिसीजंस लेना है, ठीक है, तो आपने ये देखना है कि उन बंदों के जिससे रिलेटेड या जिस डिपार्टमेंट के उनके राइट्स क्या है, वहां पर उनके राइट्स हर्ट ना हो, ठीक है। जो भी डिसीजन लिया जाए वहां पर उनके राइट्स को सामने रखते हुए, उनसे जैसा लेबर राइट्स होते हैं, एम्प्लॉयमेंट राइट्स होते हैं, उनको सामने रखते हुए ही जो है वो डिसीजन लेना है। क्योंकि अगर आप उनके राइट्स के खिलाफ कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो उस डिसीजन के खिलाफ आपको सू कर सकते हैं, ठीक है, कि ये हमें राइट्स दिए गए थे, ये हमें जो है ना आजादी थी कंपनी में करने की, बट हमें बाउंड कर दिया गया, हमें ये नहीं करने दिया गया, वो सू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने क्या करना है एथिकल वे में कि उनके राइट्स हर्ट ना हो। जस्टिस, impose and enforce rules fairly and impartially so that there is equal distribution of benefits and cost। आपने जस्टिस रखना है, ठीक है, कि कौन क्या डिजर्व करता है, इस चीज को आपने रखना है, ठीक है, सामने कि किसको कितनी पे दी जा रही है या फिर किसको कितने बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस, अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। ये जस्ट होना चाहिए वहां पर। ये नहीं होना चाहिए कि जस्ट जो अपर मैनेजमेंट है वो ही सिर्फ कमा रही है ऑर्गेनाइजेशन से, एम्प्लॉयज को बहुत मतलब उनकी स्किल्स और एबिलिटीज के मुताबिक नहीं मिल रहा, लेबर जो है वो बिल्कुल ही जो है ना बहुत मामूली सी तनख्वाह हासिल कर रहे हैं। नो, जस्टिस होना चाहिए, जिसके जो राइट्स हैं, जिसका जो हक है उसके मुताबिक ही ना वो डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, कि लेबर की एक सेट कर दी जाती है कि इतना इनको बेनिफिट्स और कॉस्ट पे करनी है कंपनी ने, तो वो उन्होंने करनी है, ठीक है। फेयर जजमेंट होनी चाहिए उनके राइट्स को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। अनएथिकल वे में वर्क नहीं करना। जब आप अनएथिकल वे में नहीं जाएंगे तो लाजमी तौर पे जो भी आप उसमें डिसीजन ले रहे होंगे वो एथिकल फ्रेमवर्क के अंदर आएगा। जहां पे भी आप अनएथिकल चले जाएंगे, राइट से हट जाएंगे, जस्ट से हट जाएंगे, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको उस एक चीज को लेकर आपको सू कर दिया जाए, तो ऑर्गेनाइजेशन की जो है रेपुटेशन भी डाउन हो जाती है सर। इसलिए एथिकल फ्रेमवर्क को डिसीजन मेकिंग के दौरान बहुत सामने रखा जाता है। फिर क्रिएटिविटी इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्रिएटिविटी होती है, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस नॉवल एंड यूजफुल आइडियाज, ठीक है। जब भी डिसीजंस ले रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है क्रिएटिव लोग, इंट्यूटिव लोग सामने आ जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आइडियाज होते हैं डिफरेंट, ठीक है, इनोवेटिवनेस होती है लोगों के अंदर कि वो जो है वो क्या क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं, क्या डिफरेंट आइडियाज दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस और अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिनेरियोस, तो क्या डिसीजंस दे रहे होते हैं, ठीक है। वो आपने यहाँ पे देखना है कि यूजफुल हो, मे बी पॉसिबल कि वो जो आइडियाज दे रहे हैं वो बहुत यूजफुल हो, ठीक है, क्रिएटिव हो, फ्यूचर के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे हो। इसलिए जो है आपने ये देखा होगा कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो होता है वो बहुत क्रिएटिव होता है। क्यों? क्योंकि उनका
ताल्लुक जो होता है वो रोजमर्रा की चेंज से हो रहा होता है कि मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन, उनकी रिसर्च जो है ना वो डे बाय डे चल रही होती है एज कम्पेयर टू फाइनेंस। फाइनेंस जैसा चल रहा है आप उस तरीके से ही चला रहे होते हैं, ठीक है। बट मार्केटिंग के अंदर जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा इंट्यूटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं कि उन्होंने लोगों के टेस्ट को भी देखना है, अपने कल्चर को भी देखना है, लोगों के चेंजिंग जो टेस्ट है उनको देखना है, चेंजिंग एनवायरनमेंट को देखना है। तो इसलिए जो है ना वो उनको जो है क्रिएटिव होना पड़ता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है कि वो अपने अंदर क्रिएटिविटी लाए। अगर नहीं लेकर आएगी, इनोवेशंस नहीं लेकर आएगी, चेंज नहीं लेकर आएगी, तो जाहिर सी बात है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है एक टाइम पे आकर डाउन हो सकती है, ठीक है। दूसरी मार्केट या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से पीछे रह सकती है, अपने राइवल से पीछे रह सकती है। फिर हेल्प पीपल। अब लोगों को इसमें कैसे मदद है? सी प्रॉब्लम्स अदर कांट सी। इसके अंदर फिर वही बात आ गई है, जो लोग क्रिएटिव होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, इसमें इंट्यूटिवनेस आ जाती है, ठीक है, जहां पे हमने पढ़ा था अभी इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। तो लोग वो चीज भी देख लेते हैं जो दूसरे लोग नहीं देख रहे होते, कि फ्यूचर वो देख रहे होते हैं कि फ्यूचर में ये चीज, ये प्रॉब्लम अगर हो सकती है, ठीक है। अभी करंट सिचुएशन में ये नहीं है, लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि ये सिचुएशन आ सकती है, ये उसके अंदर आ जाती है। फिर बेटर अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम। वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं प्रॉब्लम को, क्योंकि उनके जहन में फ्यूचर फ्यूचर भी आ रहा होता है कि ये चीज चेंज आ सकती है, ठीक है, और करंट सिचुएशन भी उनके सामने होती है, तो वो बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को। फिर आइडेंटिफाई ऑल वेरिएबल सॉरी ऑल वेरिएबल अल्टरनेटिव्स। फिर उन जब वो प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और वो क्रिएटिव भी होते हैं, तो जाहिर सी बात, आइडेंटिफाई ऑल वेरिएबल अल्टरनेटिव्स। ठीक है, जाहिर सी बात है जब वो इतने क्रिएटिव है, इंट्यूटिव है और उनके अंदर जो है न्यू चीजों को समझने की भी जो है वो उनका मेंटल लेवल इस लेवल पे है, तो जाहिर सी बात है वो जो भी अल्टरनेटिव्स वहां पे डेवलप कर लेंगे उस प्रॉब्लम और सिचुएशन से रिलेटेड, तो वो भी सारे इफेक्टिव ही होंगे, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स दैट आरंट रेडिली अपीयरेंट। फिर वो ऐसा अल्टरनेटिव भी उसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं जो कि फ्यूचर में उनके लिए वर्क करता है, ठीक है। वही बात आ गई, इंट्यूटिव है, क्रिएटिव है, ठीक है। तो एक तो वो प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, फिर वो बेस्ट अल्टरनेटिव्स क्रिएट कर रहे हैं, और उसके अंदर वो एक अल्टरनेटिव्स वो भी इंक्लूड कर रहे हैं जो करंट सिचुएशन के लिए नहीं है, बट जो फ्यूचर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उससे रिलेटेड। थ्री स्टेज मॉडल ऑफ क्रिएटिविटी। थ्री स्टेज मॉडल्स हैं, क्या है? कॉजेज ऑफ क्रिएटिव बिहेवियर। क्रिएटिव बिहेवियर की कॉजेज क्या होती हैं? क्या होता है? क्रिएटिव पोटेंशियल होती है, क्रिएटिव जो है क्रिएटिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग, आइडिया जनरेशन एंड आइडिया एवेल्युएशन, ठीक है। बिहेवियर, वो अगर क्रिएटिव उनका बिहेवियर है, कॉजेज क्या है? उनकी पोटेंशियल और उनका एनवायरनमेंट। फिर वो बिहेवियर कैसे क्रिएट कर रहे हैं, क्या प्रोसेस यूज कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? सबसे पहले प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हैं, इंफॉर्मेशन गेट करते हैं, आइडिया जनरेट करते हैं, देन उसी आइडिया को इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। क्रिएटिव आउटकम, फिर इसका आउटकम क्या आ रहा है, क्या है? वैसे बताइए, इनोवेशंस, जो न्यू चीजें आ रही हैं, कि क्या वो यूजफुलनेस है या फिर नोवेलिटी, मतलब कि क्या वो जो उन्होंने अल्टरनेटिव एक बना दिया था सिचुएशन से रिलेटेड, इनोवेशंस जो उन्होंने मजीद फ्यूचर में सोच के कि ये चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, ये चीज आ सकती है सामने, ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्या वो जो उन्होंने बनाया था, जो उन्होंने इवेल्युएट किया था एक आइडिया अपना, क्या वो यूजफुल है या नहीं है, ठीक है। क्या वो हमारे लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है काम, ठीक है। ये सारी चीजें आ जाती हैं इसके अंदर स्टेजेस में। वही बात हो गई इनपुट प्रोसेस आउटपुट। कॉजेस के अंदर, कॉजेस क्या है? हमारे इनपुट है, और बिहेवियर जो हमारा चल रहा है, क्रिएटिव बिहेवियर, वो हमारा प्रोसेस है, और क्रिएटिव आउटकम्स हमारे आउटकम्स है। क्रिएटिव बिहेवियर, ठीक है। वही स्टेप जो अभी हमने पढ़े हैं उनको हम मजीद एक्सप्लेन कर रहे हैं। कैसे? सबसे पहले प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। Identify a problem or opportunity that requires a solutions as yet unknown. अभी तक वो प्रॉब्लम सामने नहीं आई है,
बट पॉसिबिलिटी है कि इन दी कमिंग मार्केट्स या इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम सामने आ सकती है लोगों के, तो उससे रिलेटेड जो है ना वो पहले से ही फॉर्मुलेट कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम इन फ्यूचर अकर हो सकती है। ठीक है, ये चेंज आ सकता है टेस्ट के अंदर। ये किस तरह से आती है लोगों के अंदर, ये रिसर्च से भी आ जाती है। ठीक है कुछ लोगों को एक्सपीरियंस से भी ये चीज आ जाती है उनके अंदर ना। फिर नेक्स्ट क्या होता है, इंफॉर्मेशन गैप। अब उनके सामने आ गया कि इन फ्यूचर ये सिचुएशन जो है वो आ सकती है। क्या हो गया, तो उससे रिलेटेड जो है वो कैसे इंफॉर्मेशन गेट करेंगे, क्या इंफॉर्मेशन उन्होंने असल में गेट करनी है। ठीक है, पॉसिबल सोल्यूशन इनक्यूबेट इन इंडिविजुअल्स माइंड। फिर वो एक सिचुएशन सामने रखते हैं कि इन फ्यूचर हमें ये सिचुएशन फॉलो करनी पड़ सकती है। तो वो क्या करते हैं कि हर एक बंदे से इंफॉर्मेशन लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक रिसर्च बिठा देते हैं, एक रिसर्च टीम बिठा देते हैं कि अगर ये सिचुएशन आती है तो इस सिचुएशन में आप लोग कैसा रिएक्ट करेंगे, आपका क्या डिसीजन होगा, आप कैसा चाहेंगे कि कैसा परफॉर्मेंस, कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो उससे रिलेटेड वो एक क्वेश्चनियर रेडी करते हैं। ठीक है, फिर उसको डिवाइड करते हैं लोगों को के अंदर कि अगर ये सिचुएशन आ गई तो इसमें आप लोग कैसा रिएक्ट करेंगे, कैसा डिसीजन लेंगे, कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, कैसे आप जो है ना परफॉर्म करना चाहेंगे। तो वो इंफॉर्मेशन इस तरीके से गेट की जाती है। ठीक है, हर एक लोगों का माइंड लेवल चेक किया जाता है। फिर जब वो इंफॉर्मेशन गेट कर लेते हैं फिर उससे डिफरेंट आइडिया जनरेशन होती है। ठीक है, डेवलप पॉसिबल सोल्यूशन फॉर द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। जो भी इंफॉर्मेशन गेट की है हमने उन लोगों से, या जो भी हमें चीज के बारे में नॉलेज पता चली है, तो उसके लिए आप आइडिया जनरेशन करते हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस बनाते हैं कि ठीक है अगर ये प्रॉब्लम आ जाती है और लोग चाहते हैं कि हम लोग ये जो है ना इसके अंदर हमें ये सिचुएशन होनी चाहिए, अगर ये सिचुएशन आ जाए तो हम लोगों को ये करना चाहिए, तो वो उससे उनके जहन में एक आइडिया जनरेट हो जाता है कि ये पॉसिबल वेज हम लोग यूज कर सकते हैं इस सिचुएशन के अंदर। वो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स बना देते हैं अपने वहां पर ना। फिर जब वो वहां पर आइडियाज वो अल्टरनेटिव्स बना देते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन गेट करने के बाद देन वो उसको इवेल्युएट कर एक एक करके कि अगर हम ये सोल्यूशन पुट करते हैं उस सिचुएशन के अंदर इसका क्या रिजल्ट आएगा, फिर दूसरा सोल्यूशन वहां पे पुट करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। इवेल्युएशन के अंदर ये होता है। फिर जो रिजल्ट बेस्ट होता है वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं जो उस सिचुएशन से मिलता जुलता होता है। ठीक है, वहां पे वो उसको इवेल्युएट कर रहे होते हैं। फिर जो बेस्ट वे होता है तो उसको चूज कर लेते हैं आफ्टर इवेल्युएशन। कॉजेज ऑफ क्रिएटिव बिहेवियर, इसकी वजूहात एक्चुअली होती क्या है क्रिएटिव बिहेवियर की। क्रिएटिव पोटेंशियल, क्रिएटिव एनवायरनमेंट कि हर कंपनी जिसमें भी पोटेंशियल होती है, आपको पता होगा कि जिसमें भी पोटेंशियल होती है वो लाजमी तौर पर कहीं ना कहीं किसी की ना किसी मकाम पे पहुंच जाते हैं। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पोटेंशियल होती है तो लाजमी तौर पे वो अपने राइवल्स को या मार्केट सिनेरियोज जो चेंज हो रहे होते हैं उसको हैंडल करती जाती है। ठीक है, अपने पोटेंशियल के बायस कि उनके अंदर पोटेंशियल है, क्रिएटिव पोटेंशियल है। फिर होती क्या है ये एक्सपर्टीज इज द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिडिक्टर ऑफ क्रिएटिव पोटेंशियल। कि उनके अंदर ये एक चीज होती है कि वो इंट्यूटिव वे के अंदर परसेप्ट कर सकते हैं फ्यूचर सिचुएशंस या फिर जो भी सिचुएशन मजीद अकर होने वाली होती हैं उनको पहले से ही उनके अंदर ये इनबॉर्न होती है या एक्सपीरियंस से भी आ जाती है, एक्सपर्टीज होती है कि वो उस चीज को पहले से ही समझ लेते हैं कि ये सिचुएशन आने वाली है। ठीक है ये उनके अंदर एक पोटेंशियल होती है। देन क्रिएटिव एनवायरनमेंट, क्रिएटिव एनवायरनमेंट के अंदर क्या चीज आती है, मोटिवेशन, रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन। ठीक है, एनवायरनमेंट में वही बात आ गई कि हमने किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को बेस्ट बनाना है। जाहिर सी बात है लोगों को मोटिवेट करके, मोटिवेट किस तरह से किया जाता है, रिवॉर्ड सिस्टम्स बना दिए जाते हैं और उनको जो है ना डिफरेंट इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स भी वगैरह दिए जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि एनवायरनमेंट भी, जब आप एम्प्लॉयज को टुवर्ड्स देयर वर्क मोटिवेट रखेंगे तो वो क्या होंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल होंगे, उनका जो कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। वो पॉजिटिव तो रहेगा, वो खुद भी लॉयल है और मजीद भी वो लोगों को जब ये चीज बताएंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से जो है हमारे राइट्स को एथिकल वे में जाता है, डिसीजंस हम लोगों की सेटिस्फेक्शन लेवल के ऊपर आके लिए जाते हैं, तो वो लाजमी तौर पे दूसरे लोगों को भी इस बात से आगाह करेंगे कि ये चीजें हमें
रिवॉर्ड सिस्टम दिया जाता है, हमें ये बोनसेस दिए जाते हैं, हमें ये सर्टिफिकेशन होती है, हमारी ये रिकॉग्निशन होती हैं, तो दूसरे लोग भी क्या होंगे, उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। जब अट्रैक्ट होंगे तो जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशन मजीद ग्रो करेगी। ठीक है, कि स्किलफुल पर्सन जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन को मिलेंगे। तो सिर्फ एम्प्लॉयज में भी ये चीज जो है वो पॉजिटिव बिहेवियर क्रिएट करेगी, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ग्लोबली, और ग्लोबली भी जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन की इमेज जो है वो पॉजिटिव इंक्लूड होगी कि ये लोग इंट्यूटिव है, क्रिएटिव है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी चाहेंगी या डिफरेंट इन्वेस्टर्स भी चाहेंगे कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आकर इन्वेस्ट करें, क्योंकि यहाँ के एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएटिव है, ये इनोवेशंस को अपने साथ साथ लेके चलते हैं, जो भी एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आ रहा होता है ये उसको सबको साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, पोटेंशियल है इसके अंदर। फिर क्रिएटिव आउटकम्स, क्या आता है आउटकम, सारी सी बात है आइडियाज आ रहे होते हैं। क्रिएटिव आउटकम्स के अंदर कहता है आइडियाज और सॉल्यूशंस जस्ट टू बी नोवेल एंड यूजफुल बाय रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स। ठीक है, वही बात जो अभी मैंने आपको बताई है कि जब एक पॉजिटिविटी क्रिएट होगी, क्रिएटिवनेस आएगी, इनोवेशंस लोग जल्दी जल्दी अडॉप्ट कर रहे होंगे, उसे रेडी ट्रेनिंग्स भी दे रहे होंगे, लोगों को मोटिवेट भी कर रहे होंगे, तो क्या होगा, लोग उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। जब इन्वेस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है उसकी शेयर वैल्यू बढ़ेगी, उसके स्टेक होल्डर्स जो है ना वो ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे, शेयर होल्डर्स उसके बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे, एक जो भी वो जो आइडिया जनरेट कर रहे हैं, सॉल्यूशंस दे रहे हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, ये चीज है। इम्प्लीकेशंस फॉर मैनेजर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मैनेजर्स के लिए इम्प्लीकेशंस होती हैं, बिहेवियर फॉलो परसेप्शन सो टू इन्फ्लुएंस। चलिए ठीक है, बस सिर्फ 2 स्लाइड ही रह गई। ठीक है, बिहेवियर फॉलोज परसेप्शंस सो टू इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय बिहेवियर एट वर्क, असेस हाउ एम्प्लॉयज परसीव देयर वर्क। ठीक है, मैनेजर का अब क्या काम है, मैनेजर को अपना बिहेवियर ऐसा शो करना होता है, ठीक है, कि जो भी डिसीजंस ले रहे हैं कि वो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयज जो वहां पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उनकी एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमारे जो है डिसीजंस इस तरह के लिए जाए। ठीक है, उनके मैनेजर से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हम लोग ये वर्क परफॉर्म कर रहे हैं और हमारा वर्क बिहेवियर क्या शो हो रहा है उनके सामने, तो ये उनका बिहेवियर यहाँ पे सामने आता है। ठीक है, ऐसा असेस होती है कि एम्प्लॉयज अपने वर्क को किस तरीके से परसीव कर रहे हैं और किस तरीके से उस वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, और ड्यूरिंग देयर वर्क उनका क्या बिहेवियर है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं किसको, मैनेजर के डिसीजंस को या मैनेजर के बिहेवियर को, कि मैनेजर का पॉजिटिव बिहेवियर आ रहा है टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज और सीइंग देयर परफॉर्मेंस और वर्क, या नेगेटिव वे में जा रहा है। ठीक है, अगर वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो है वो वर्क करेंगे एम्प्लॉयज, ठीक है, तो जाहिर सी बात है मैनेजर के जहन में उनका पॉजिटिव इमेज बनेगा। उसका बिहेवियर उनके साथ पॉजिटिव होगा। बट अगर नहीं होगा तो सबसे पहले तो मैनेजर को चाहिए कि उसने नेगेटिव इमेज नहीं बनाना, बल्कि उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है कि क्यों जो है वो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक चीज नहीं हमारे सामने आ रही। ठीक है, मेक बेटर डिसीजन बाय रिकॉग्नाइजिंग परसेप्चुअल बायस एंड डिसीजन मेकिंग एरर्स वी टेंड टू कमिट। अभी वही बात आ गई है कि अगर नहीं परफॉर्मेंस उस लेवल पे आ रही तो वो ये चीज रिकॉग्नाइज करेगा, इंफॉर्मेशन गेट करेगा कि आखिर क्यों नहीं आ रही। ठीक है, क्या वजूहात है इसके लिए ना, इस तरह के, और उसमें बायसनेस नहीं आनी चाहिए कि वो पहले से परफॉर्मेंस देख रहा है कि जो बंदा पॉजिटिव वे में तो उसके लिए वो उसका पॉजिटिव इमेज है, बट वो पॉजिटिव इमेज नेगेटिव के दरमियान जो है ना कंफ्लिक्ट नहीं आना चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान, बल्कि उसको नेगेटिव को भी पॉजिटिविटी की तरफ ही लेकर आना। ठीक है, जब बायसनेस के बगैर या एरर्स के बगैर डिसीजन लिया जाएगा तो यकीनी तौर पे जो है वो एम्प्लॉयज पॉजिटिविटी की तरफ आएंगे, अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करेंगे। एडजस्ट योर डिसीजन making approach to national culture you are operating in and to the criteria your organization's value। ठीक है, आपने अपना जो भी डिसीजन लेना है ये भी जहन के अंदर रखना है कि वो डिसीजन कल्चर के खिलाफ ना हो। ठीक है, जहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है वहां का क्या कल्चर है, आपने डिसीजन मेकिंग के दौरान उस कल्चर को भी अपने जहन के अंदर रखना है। ठीक है, कि वो ऑपरेट ना हो रही है और आपके ऑर्गेनाइजेशन के
किस तरह के डिसीजन को वैल्यू करती है वो भी जहन में रखना है, कल्चर भी जहन में रखना है, ठीक है। उसी से रिलेटेड जो है ना अपना अपना क्राइटेरिया क्रिएट करना है कि हमने क्या डिसीजन लेना है, क्या अल्टरनेटिव्स बनाना है, ठीक है। फिर कंबाइंड रैशनल एनालिसिस विद इंट्यूशन। अब रैशनल एनालिसिस क्या था, हमने जो सिंपल 5 और 6 स्टेप्स पढ़े थे, डिफाइन द प्रॉब्लम और डिफाइन द अल्टरनेटिव्स, वेटेज देनी, क्राइटेरिया सॉरी, डेवलप द क्राइटेरिया, वेटेज दी, इसको भी रखना है सामने। और जो हमने क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग ली है, ठीक है, इंट्यूशंस थी हमारी, उन दोनों को साथ मिलाकर जो हम डिसीजन लेंगे, जो मैनेजर इन दोनों को साथ मिलाकर जो है ना वर्क करता है। इंट्यूशन भी होनी चाहिए उसके अंदर और रैशनैलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। इंट्यूटिवनेस और रैशनैलिटी दोनों ही होनी चाहिए जब एनालिसिस कर रहे होंगे। फिर ट्राई एनहांस योर क्रिएटिव। जाहिर सी बात है, जब वो इंट्यूटिव होगा, फ्यूचर को अच्छे तरीके से देख सकेगा, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम्स मजीद क्रिएट हो सकती हैं या इस तरीके से हम मजीद अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को एक बड़े लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं, रेवेन्यू मजीद जनरेट हम कर सकते हैं, ये चीजें सिचुएशंस को टैकल करके, ठीक है। जब वो क्रिएटिव हो जाएगा तो उसने अपनी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करना है, एनहांस करना है वहां पर। ये सारी चीजें जो है ना मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है या इम्प्लीकेशन आती है कि मैनेजर ने ये चीजें जो है ना वहां पे परफॉर्म करनी है, ठीक है। परसेप्शंस भी होंगी उसकी, उसके डिफरेंट बाइसनेस, बाइस प्रूफ जो है उसका डिसीजन होना चाहिए। फिर उसका जो डिसीजन है वो वहां पर एडजस्ट भी होना चाहिए विद इन द कल्चर और विद इन दी ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेक्टेशंस। फिर उसका डिसीजन जो है वो रैशनल और इंट्यूटिव दोनों पे बेस करता हो, उसके अंदर क्रिएटिविटी भी, ठीक है। ये सारे स्टेप्स जो है हम यहाँ पे देखेंगे। फिर पीपल हैव inherent biases in perceptions and decision making। जाहिर सी बात है, कुछ लोगों के अंदर होता है कि उनकी परसेप्शंस और डिसीजन मेकिंग, मतलब वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते चीज को सही, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग दोज बायसेस अलाउज फॉर बेटर प्रेडिक्शन बिहेवियर। तो यहाँ पे क्या करना होता है, आपने उन बायसनेस को अंडरस्टैंड करना होता है कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हमारी परसेप्शंस में कहाँ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमारे डिसीजन मेकिंग के अंदर प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। उस बायसनेस को आपने अंडरस्टैंड करना है कि क्या बायस आई थी यहाँ पर, ठीक है, क्या एरर आया था। फिर बायसेस कैन बी हेल्पफुल, कभी कभार ये हेल्पफुल भी होते हैं। कैसे? मैनेजर्स मस्ट डिटरमाइन व्हेन द बायस मे बी काउंटर प्रोडक्टिव, कि उसने बायसनेस में आकर, ठीक है, फेवरेटिज्म में आकर एक डिसीजन ले लिया, बंदे को लेवल अप दे दिया, ठीक है, उसका इंसेंटिव दे दिया उसको कोई तो कभी कभार क्या होता है कि वो उसकी वही डिसीजन उसके लिए फायदेमंद साबित हो जाता है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग गया, जितना पहले परफॉर्म कर रहा था उससे भी ज्यादा जो है वो परफॉर्म करने लग जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे, उसने बायसनेस में डिसीजन तो ले लिया है, लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए, बट आफ्टर सीइंग हिज और हर परफॉर्मेंस दे आर सेटिस्फाइड, ठीक है, कि उसका डिसीजन जो था ना वो सही था। बेशक उसने बायसनेस पे, लोगों के जहन में भी आता है कि हाँ हाँ ठीक है ये सही काम कर रहा है तो चलो ठीक है ये डिजर्व करता है ये चीज, ठीक है। ये लोगों के जहन में फिर आहिस्ता आहिस्ता आने लग जाता है कि अगर बायसनेस के तौर पे शुरू में नहीं आ रहा होता, बट आफ्टर सीइंग हिज और हर परफॉर्मेंस उनके जहन में भी ये चीज बात आने लग जाती है कि ठीक है ये डिसीजन सही था, कि वो उस लेवल पे परफॉर्म तो कर रहा है अगर उसको वो सीट दे दी गई है। फिर क्रिएटिविटी एड्स इन डिसीजन मेकिंग, वही बात आ गई कि क्रिएटिविटी एड्स होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग के अंदर। आपका डिसीजन क्रिएटिव होना चाहिए, अंडरस्टैंड होना चाहिए, जो भी आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करें वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के बाद, ठीक है, और वो हेल्प कर रहा हो लोगों को मजीद मोटिवेट करने में, वही डिसीजन।